वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खास मेहमान जिनको खासकर बुलाने का मकसद ये था, वन ऑफ दोज पीपल दैट आई हैव एक्टिवली चेस्ड एक्चुअली, you know, one of the investors in his startup recently came to our podcast as well, and मुझे पता लगा कि they are connected, तो मैंने कहा जी आप इंट्रोडक्शन करवाएं, एंड थैंकफुली he granted us an audience. Primarily इसको करने का मकसद जो था वो ये था कि I have, as you might know, been very interested in the agriculture supply chain for a while. I think पाकिस्तान में जो एक major crisis emerge होने वाला है आने वाले वक्त में, वो food shortage का है, and not just in Pakistan, I think globally that seems to be a growing concern. I mean, Bill Gates जब farmland ख़रीदता है तो कुछ ना कुछ future में उसके बारे में हो ही रहा होता है. And so I really wanted to understand कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग इस एरिया में क्या कर रहे हैं, क्योंकि farming तो is as old as time itself, but we have one of the worst yields in the world. We have हम उगा बहुत ज़्यादा रहे हैं लेकिन बहुत inefficiently उगा रहे हैं. हमारा पानी बहुत ज़्यादा ज़ाया होता है, हमारी fertilizer and all those things बहुत ज़्यादा ज़ाया भी होती हैं, और उसकी वजह से हमारे लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होते हैं, बोथ क्लाइमेट चेंज के एंड प्रोडक्टिविटी के. तो ये प्रीएम्बल देने का मकसद ये था, क्योंकि स्टार्टअप कॉन्वर्जेशन होती हैं तो आप लोगों को शायद कभी कभार कन्फ्यूजन होती है, समझ नहीं आती, बट दिस वन पर्टिकुलरली इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. उसके लिए आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद मुस्तफ़ा. इज़ द को फाउंडर एंड द CEO ऑफ EasyFresh. सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो. Thank you, Mr. Melon. What a kind introduction. Thank you for having me over. ज़बरदस्त. मुस्तफ़ा भाई, आई एम गोना स्टार्ट ऑफ विद जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर वर यू बोर्न, अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी, और एजुकेशन के बारे में कभी थोड़ा सा बताएं, कहाँ से ली. इस्लामाबादी बरगद हूँ, ठीक है. पैदा भी इधर हुआ, पला बड़ा भी, तमाम स्कूलिंग इधर से. आई वेंट टू स्कूल है फ्रॉबेल्स, राइट. तब काफ़ी बूढ़ा हूँ फॉर्चुनेटली. तो व्हेन वी स्टार्टेड तो तब फ्रॉबेल्स इतना पुराना नहीं था, इट वाज अ वेरी स्मॉल सेटअप. राइट. आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया. वहाँ से ए लेवल्स किया. कौन से ईयर में? आई डिड माई ए लेवल्स इन 2000. अच्छा. 2000 में ग्रेजुएट हुआ वहाँ से. वो किया, फिर वहाँ से गया इंजीनियरिंग की तरफ गया कि बनना डॉक्टर था. एंडेड अप बीइंग एन इंजीनियर. Why did I just wanted to be a doctor. I mean, I was a pre-med student. हमेशा यही करना है, डॉक्टर बनना है. And then flip क्यों आया इंजीनियरिंग? यार वो एडमिशन नहीं हुआ. एक्चुअली हुआ ये कि कुछ दोस्त जा रहे थे एडमिशन टेस्ट देने इंजीनियरिंग का, तो मुझे भी कहा उन्होंने कहा साथ चलते हैं. उस टाइम पे इसी तरह काफ़ी फ्री फ्लोइंग सा होता था. तो चला गया, वो टेस्ट दिया. GIK का एडमिशन पहले हो गया मैंने जाना था. आई रियली वांटेड टू. मैंने आगा खान का दिया हुआ था टेस्ट वगैरह सब कुछ. तो जब GIK की एडमिशन आई तो पता नहीं क्यों आई मीन सो सिली ऑफ मी टू थिंक लाइक दैट, लेकिन मैंने सोचा कि अभी चला जाता हूँ GIK, देखी जाएगी, जब कहीं कोई और होगा तो मैं तो चला जाऊँगा. तो हुआ ये कि हो गया GIK में 2 हफ्ते गुजर गए. पीछे से आगा खान से कॉल आ गई कि आ जाएं जी दोस्त. तो मैंने सामान पैक किया, वालिद साहब को वहाँ से PCO से फ़ोन किया कि हाँ जी आपको भी बहुत मुबारक हो बेटा, आपका डॉक्टर बनेगा. तो उन्होंने मुझे कहा कि वापस साथ हो रहे हो तो वो जो एडमिशन फ़ीस दी थी ना वो साथ लेके आना, ऐसे मत आना. तो मैं कहा यार वो मैं कैसे लाऊंगा. सो आई वेंट टू दी ऑफिस, वो GIK में वो एडमिन ऑफिस वगैरह, उनसे कहा यार ये करे. तो वो हंसने लगे. उन्होंने कहा यार क्या बकवास कर रहा, ऐसे नहीं होता. So I was so desperate. I remember at that time our rector was Idai Baksh Somro Saab. He was the National Assembly Speaker भी रह चुके हैं. Very nice guy. I think वो वफात पा चुके हैं. So उनके पास उधर तक मैं पहुंच गया. मैंने कहा देखें जी सर मैंने डॉक्टर बनना है, कोई इंजीनियर नहीं, गलती होगी मुझसे, प्लीज़ कुछ कर दें, पैसे वापस कर दें. मेरे वालिद साहब ने कहा घर नहीं आना ही नहीं है तुमने, मैं आगे कहीं फ़ीस नहीं दे रहा ये जब तक पैसे नहीं आएंगे. तो ही सेड क्या देखो तुमने ना एक सीट मार दिया, राइट. ये मतलब अगर हम अब तुम्हें पैसे वापस कर दें, और अगर तुम वैसे भी छोड़ के चल जाते हो फॉर द नेक्स्ट 4 years, एक लड़का या लड़की जो इंजीनियर बनना चाहते थे अब वो नहीं बनेगा. ठीक है. सो यार ये हम नहीं कर सकते, हम पैसे नहीं वापस. अगर आप अब नहीं करना चाहते हो वो आपकी मर्ज़ी है. आई लेट मी टेल यू दैट इंजीनियरिंग इज़ ग्रेट, आई एम एन इंजीनियर, और एंड ही गेव मी दैट स्पील. कोई मैंने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन बस ये था कि पैसे नहीं मिले तो फिर मैं नहीं बन सका. सो फिर मैं इंजीनियर बन गया. तो आपने उसकी बेसिस के ऊपर आपने कहा कि बस ये है फ्यूचर. लाइक आगा खान से कॉल आ गई हुई थी. हाँ आगे. Maybe I would have been talking to an entirely different person if that one direction had changed from one to the other. Absolutely. Wow. And then and so in a way, looking back, do you think it worked out in the end? Amazingly well.
I realized कि मतलब I've done quite a few things, different things, worked in the corporate sector, worked in different roles, done a startup before this as well, worked for a startup. So मैं तो हो नहीं सकता कि एक ही फील्ड में एक ही मतलब कितने हड्डियाँ जोड़ देता है यार मतलब अगर वो करना था. So yeah, it makes very sense. good for me. So you went to GIK for 4 years. Did engineering in what field? Computers, computer engineering. वो किया, अच्छा गया. Hardware side था या was it a mix of both? It was a mix of both. Okay. Primarily software, but a mix of both. वो किया, फिर वहाँ से graduate हुआ तो अच्छा हुआ, PNG में नौकरी मिल गई. अच्छा, I mean that's a boom time for computers. One would imagine. बिल्कुल, it was a boom time. मुझे उन्होंने IT में रखा. अच्छा. So I was designing the supply chain solutions in IT. उस ज़माने में प्रोग्रामिंग करते थे, उस वक्त भी अच्छी नहीं आती थी. But still कुछ सीख के किया, 1-2 साल किया. वहाँ पे जब था तो I was really enamored by brands. मैंने कहा यार ये ब्रांड करना है, ये क्या कहानी है. और वहाँ लोगों से पूछता था तो सब वो लम्स या IBA के MBAs होते थे. तो फिर मैंने कहा यार मैं तो जा रहा हूँ मैंने तो एक MBA करना है, मैंने ये काम करना है, मैंने ब्रांड मैनेजमेंट करनी है. तो फिर वो छोड़ा, 2 साल बाद लम्स गया MBA करने. उसमें भी बड़ी मतलब वो इट वाज काइंड ऑफ डिफरेंट उस वक्त कि मतलब क्यों भाई PNG कोई नहीं छोड़ता. बट आई रियली वांटेड टू परस्यू दिस. सो आई डिड MBA किया. फिर लक काफ़ी अर्सा नौकरी नहीं मिली. जब MBA किया वापस आया तो मैंने वैसी एक लिमिटेशन अपने जहन में बना ली थी कि अब मैं इस्लामाबाद में रहूँगा. अच्छा. अब मैं नहीं निकलूँगा इस्लामाबाद. And PNG was Karachi, right? PNG was Karachi. That's difficult for Islamabadi. हाय. आप जितना भी अपना दिमाग खोल लेना, मैंने बड़ी कोशिश की है. लाहौर, I'm happy to relocate to. Karachi, I don't know the number of I don't know the amount that someone can offer me to really go and live there. It's just यार मेरी गाड़ी का AC चोरी हो गया मतलब मैं नहीं जाने वाला. Anyways, मतलब बंदा पूरी कर ले यार, इंश्योरेंस क्लेम हो जाएगी. ये क्या खापा है, आप जाके वर्कशॉप वाले को बोलो AC खोल के. लाइक इट्स सच एन इनोवेटिव वे ऑफ सोचें. तो खैर फिर वापस आए तो नौकरी नहीं मिली काफ़ी अरसा से मैं मतलब कुछ 6-7 महीने. राइट. दैट वाज अ वेरी टफ टाइम बिकॉज मेरे बैच के तमाम लोगों को नौकरियां मिल चुकी थी अच्छी जगहों पे. वो बेचारे बड़े अच्छे लोग थे, वो मेरे इंटरव्यूज़ करा रहे होते थे. बल्कि एक चले नाम ले ही लेता हूँ, मोबलिंक है जैज़, उसके अंदर मेरे ना 13 इंटरव्यू हुए थे, सिर्फ 13 डिफरेंट पोस्ट्स पे. बाय द वे सॉरी, 13 डिफरेंट पोस्ट पे. और सब दोस्तों ने मतलब जो वहाँ पे काम कर रहे थे. तो यार आप बहुत ही निकम्मे थे उस टाइम पे. मतलब टेलीकॉम सेक्टर तो आंखें बंद करके उठा रहा था उस टाइम के ऊपर, और लम्स का MBA को नहीं उठाएगा तो किसको उठाएगा. और अब मैं इन हाइंडसाइट ना सोचता हूँ आय मैं आपको बताऊँ कि क्या मेरी हरकतें थी. सही. आप सोचते होंगे वैसे कि दोस्तों का भी बड़ा साथ था यार कि 13वें तक भी पहुंचाया उन्होंने कहा यार नहीं तू करेगा. और फिर वो रुके तब जब एक्चुअली वहाँ के VP ने कहा अगर ये बंदा फिर कभी हमारे फ्लोर पे नज़र आया तो मैं ये मतलब लिटरली जो बंदा रेकमेंड करेगा उसको फायर कर दूंगा. लिटरली मेरे नाम के अगेंस्ट मतलब वहाँ लिटरली वारंट इशू थे. लेकिन फिर अल्लाह का करना कि eventually I worked at Jazz for the longest time with the same people and the same VP and an amazing guy. Right. I'm an amazing guy. So yeah, so did that. So telecom you were, how long were you there for? Yeah, मुख्तलिफ. So I think I spent a total of 8-9 साल लगाए मैंने. Starting with? I started with वो भी एक अजीब सी स्टोरी. I actually started with PTCL. Okay. PTCL में घुसना भी एक अजीब सी कहानी थी, अगर आप सुनना चाहेंगे. नहीं ज़रूर सुनाएं वो. यार मुझे गवर्नमेंट सेक्टर है तो वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का एटलीस्ट DNA है तो यार. हाँ. So at that time, this is 2008. I'm a very desperate guy, no job, पैसे अपने लगाए हैं, MBA किया है, अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है, the only person who doesn't have a job. Things were so desperate and हर जगह से रिजेक्शन पे रिजेक्शन आई जा रही है. मैंने 48 इंटरव्यूज़ फेल किए थे. 48. That must be a record, man. But anyways, so I'm looking around. So then I got so desperate कि मैं ना डोर टू डोर जाता था ऑफिसेज में
और वहाँ CV देता था। तो वो रिसेप्शन पे जो होते थे वो कहते हाँ आपको कॉल आ जाएगी नहीं दैट वाज हैपनिंग। फिर एक दिन आई वाज जस्ट वॉकिंग अराउंड इस्लामाबाद में, तो PTCL का एक बड़ा सा दफ्तर है G8 में। सो मैंने कहा यार इन पे भी ट्राई मारते हैं। तो अगले दिन आया तैयार होके, सीधा अंदर गया गार्ड के पास। तो गार्ड तो नहीं जाने देते, तो मैंने कहा जी मुझे उन्होंने बुलाया है, HR ने बुलाया है। कहा भाई HR में किसने बुलाया है आपको? मैंने एक रैंडम नाम ले लिया। मैंने कहा जी उस्मा ने बुलाया है। उन्होंने कहा आप जल्दी आएँ, मेरा भी इंटरव्यू। उन्होंने जल्दी कहा। तो उन्होंने कहीं इतने PTCL में लोग थे, उन्होंने कहा वाकई में किया होगा। उन्होंने कहा अच्छा चलें आप शनाख्ती कार्ड दें और 4th फ्लोर पे जाएं। किस कॉन्फिडेंस की मारी आपने फुल? डेस्परेशन की मार थी, कॉन्फिडेंस उस वक्त कोई नहीं था, लेकिन डेस्परेशन ही थी। फिर मैं गया वहाँ पे 4th फ्लोर पे। जब मैं गया तो वहाँ पे ना सामने 2 लड़के बैठे हुए थे, बात कर रहे थे, और वो कह रहे थे कि यार ये GM साहब ने क्या टास्क दिया है, ये कैसे हो सकता है, दिस इज़ सो सिली। उन्होंने कहा है कि कल मैंने किसी लम्स के MBA का इंटरव्यू लेना है इस पोजीशन के लिए, और कल ही चाहिए, और वरना। Are you serious? आई एम नॉट जोकिंग। Is this किस्मत, कंप्लीट किस्मत। मैंने ये बात सुनी, मैं कहा आसमान से ये ले। लेकिन फिर मैं कहा अब तो डेस्परेट शो तो नहीं करना है, इतनी बार तो मार खा चुके हैं। सो आई एक्चुअली वॉकड आउट। मैं निकल आया, मैं एलिवेटर में बैठा, मैं नीचे फ्लोर पे आ गया। राइट। मैं बाहर पार्किंग में ना घूमता रहा कोई 5-10 मिनट। फिर मैं वापस आया, मैं ऊपर गया, उन 2 लड़कों को पास गया। मैंने कहा जी मैं इस तरह आया हूँ, ये मेरी CV है, मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा है क्या, तुम्हें किसने आने दिया, कौन हो तुम? क्योंकि आई वाज राइट इनसाइड देयर ऑफिस। तो उन्होंने कहा जी बस वो आई हर्ड कि यहाँ वैकेंसीज आती रहती हैं, मैंने जी MBA किया है लम्स से और इमीडिएटली अवेलेबल फॉर वर्क। तो उनकी ना आंखें चमक गई। उन्होंने CV ली, उन्होंने कहा वाकई में तुमने नाम से किया है कि नहीं किया? तो मैं कहा यार वाकई में किया। कहते कल आ सकते हो इंटरव्यू के लिए? कहा जी बिस्मिल्लाह, अभी है, मैं तो अभी भी दे दूंगा इंटरव्यू। तो दैट्स हाउ आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक। आई गॉट अ जॉब एट PTCL। अगले दिन वाकई में मेरा इंटरव्यू हुआ, और जब वो इंटरव्यू भी था वो भी एक अजीब सा सीन था। जब मैं इंटरव्यू के लिए पहुंचा तो उस दिन स्ट्राइक हो रही थी। उस दिन वो PTCL का वो वर्कर्स की स्ट्राइक थी, तो उन्होंने मेन डोर के बाहर उसको ब्लॉकेट कर दिया था, और PTCL का स्टाफ अंदर था जिस वक्त मेरा इंटरव्यू था। तो मैं कहा यार मैंने तो अंदर घुसना है, मेरा भाई इंटरव्यू है, कोई सीन ही नहीं है। मुझे फाइनली मैं अंदर जा रहा हूँ। तो उधर वो जो प्रोटेस्टर्स थे उनका नहीं यार, नो वंस गोइंग इन एंड नो वंस कमिंग आउट। हमने ना घिराव किया हुआ है, कोई ना जा रहे ना रहे, तुम फिक्र ना करो। वो बंदे अच्छे थे, उनका यार बाद में बुला लेंगे, उनको भी पता है, वो खुद नहीं निकल सकते तो तुम्हें क्या। मैं कहा नहीं भाई कुछ नहीं पता चलता वक्त का, मुझे अंदर जाने दें। तो दे डिडंट लेट मी गो, बट इवेंचुअली इंटरव्यू हो गया। दैट वाज माय फर्स्ट ब्रेक। आई वर्कड एज an assistant manager at PTCL in the HR department for a few months. Then I got my break in brands, in Zonk, and started off from there. Right. Well, I think thappa laga hua tha. It's easier to switch than to actually start your first. Yes, absolutely. Right. So 8 years you did different stints in telco brand side. कब किस साल तक? 2016 तक, that was my last job at Jazz. Right. फिर वहाँ से मैं चला गया स्टैनफोर्ड। ठीक है। आई थिंक इट वाज अ मिड लाइफ क्राइसिस। कुछ लोग जाके मोटरसाइकिल ख़रीद लेते हैं, मैंने कहा कुछ मुश्किल काम करते हैं। Right. आई रियली वांटेड टू, शुरू से शौक था कि अमेरिका जाके आला तालीम हासिल करनी है। Right. So that was it. But I went to... What program was it? This was called the MSX. Okay. So it is a 1-year business degree, but for experienced people with at least 10, 15 years of experience. So they're in the business school. Interesting. And was this you self-funded it or? हाँ, पूरा लोन लिया था जो आज तक किसने भर रहा हूँ, अल्लाह। डॉलर बेस्ड लोन? हाय मैं तो एवरी टाइम डॉलर फॉल्स आपको और रोना आता है। अभी जो मेरे साथ हो रहा है करंट डॉलर की सिचुएशन के साथ। कितने साल रह गए आपके इस लोन? बस जी आप समझे कि जब मेरा 5 साल का बेटा 25 साल का होगा वही कोई काम करके उसको चुकाएगा। हाँ। अच्छा, so you went to Stanford and obviously फिर गोरे ने आपके दिमाग में वैल्यू शैल्यू और फलसफा और वो डाल दिया, थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर दिया। दिमाग खराब कर दिया। कल्चर रूट्स भूल गए कि नौकर आदमी नौकरी करता है, नौकर पेशा बंदा। घर में वालिद साहब भी मेरे वो रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस,
किसी ने आज तक कोई एंटरप्रेन्योरशिप का कोई काम ही नहीं है, कुछ सीन ही नहीं. ये सारे बाहर जाके बच्चे खराब ही होते हैं सर, मैंने जो देखा है. वैली भाई मैं बता रहा हूँ, नहीं जाना चाहिए किसी को. तो वहाँ से जब दिमाग ख़राब हो गया जब आप वापस आए हाँ, तो वहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग हुआ. वहाँ पे जब थे, सो माई वाइफ वाज देयर विद मी एज वेल. She was studying as well? No, she was actually completing her PhD from here in Pakistan, but doing it remotely at that time. अच्छा. So she had joined me there. हमारा बेटा भी वहीं पैदा हुआ. Right. फिर वहाँ पे यार, चूँकि everyone was talking about entrepreneurship, startups, मतलब वहाँ जाके पहली दफ़ा मुझे पता चला VC भी कुछ होता है. मुझे तो पता ही नहीं था कि स्टार्टअप भी कोई लफ्ज़ होता है, ये होता है. खैर, that thing sucks you in. And how in all seriousness, how was the program? How was that 1 year experience? Incredible. I was in a program with people who were CEOs of companies. Then हमारे उसी प्रोग्राम में US military के लोग भी होते थे. मतलब I was the only Pakistani. In fact, I was the only Muslim in that. Right. उस पूरे प्रोग्राम में. So it was a different. So you can imagine the diversity. बहुत Yeah. And the scale of thought जो impart हो रही थी essentially. Yeah, बिल्कुल. तो वहाँ पे यार आया कि यार अपना कुछ करना है. Right. तो शुरू हो गया, मतलब सोचने पे आप करें क्या. तो एक थॉट थी बहुत अरसे से कि wanted to do something that would bring the non-literate people Right. onto, let's say, 3G, 4G, onto mobile broadband, give them some work or something. It's a very Raw thought. raw thought. ये a little to do with the work that I had previously been doing वो telecom sector में. मोबाइल ब्रॉडबैंड उस वक्त नया नया आया था जब हमने लॉन्च किया था. बट पीपल जिन लोगों के पास ज़्यादा लिटरेसी नहीं होती, वो आपके 3G 4G से कोई फ़ायदा उठा नहीं सकते. सो ये थॉट थी. वहाँ पे स्टैनफोर्ड में अच्छा खासा इस पे काम करते रहे. तो करते करूँ तो यार वहाँ पे एक होता है कंपटीशन. वो होता है पूरे बिजनेस स्कूल के लिए होता है. कोई एक्चुअली आउटसाइड द बिजनेस स्कूल भी होते हैं उसमें लोग. तो वो जो बंदा जीत जाता है उसको अच्छी खासे ना $1 लाख मिल जाते हैं. Right. कि ये अपना आप स्टार्टअप जाओ इम्प्लीमेंट करो. As a sort of a funding or is seed capital? It is a seed capital, but it's a grant. It's a grant, okay. It's a grant and it's a very competitive kind of thing. ज़ाहिर है पूरा स्टैनफोर्ड होता है. उसमें एक आपका पाकिस्तानी भाई भी पहुंच गया कि जी मैं भी ये गरीबों की मदद करूँगा. Right. तो उसमें वो करते गए, पिच करते गए, तो पता नहीं क्यों वो जीत गए. अच्छा. वो जीत गया तो फिर मैंने कहा अब तो कोई कुछ वो रहा नहीं, कोई जवाब रहा नहीं. सो brought the money back to Pakistan and launched Mauqa Online. And so Mauqa Online was a Uber for blue collar workers? It was similar to an Uber, but it was more जो हेल्पर्स हम उनको कहते थे, जो हमारे हेल्पर्स थे वो हमारे ही मतलब आप कहते कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ होते थे. So yes, on demand domestic help. Interesting. How long did you run यार that? almost 4 years. अच्छा. Almost 4 years हमने उसको चलाया. फिर कुछ अनफॉर्चुनेट से हालात हो गए थे, कोविड आ गया था, कुछ अपनी नाअहलियत थी, कुछ ज़माना बड़ा बेईमान था. सो बस इस तरह करते करते. उसका एक्सपीरियंस आपका वैसे जनरली कैसा रहा है? लाइक इफ़ मैं कहता हूँ यार मेरे पास 50 लाख रुपए है और मैं जो है ना मौका प्लस लॉन्च करने वाला हूँ, तो आप मुझे क्या बोलेंगे? आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है. वुड यू टेल मी कि यार ये मेरी लर्निंग्स हैं? वुड यू टेल मी कि भाई बहुत टफ बिजनेस है, इट्स टफ नट टू क्रैक, डोंट गेट इनटू इट? इट्स डेफिनेटली अ वेरी टफ नट टू क्रैक. लेकिन यार इतनी अपॉर्चुनिटी है. मुज़म्मिल, हमारा ना 4 साल में एक दिन ऐसा नहीं आया कि हमारे पास हेल्पर्स इतने हों कि हम सारी डिमांड सर्व कर सकें. At our peak we had like पता नहीं 100-150 helpers going to people's homes every day. लेकिन हमेशा we would be unable to serve the entire demand. इतनी डिमांड है, इतनी ज़्यादा डिमांड है. If executed well, तो it's something that's a dire need both on the supply side and demand side. Do you think, what would you say was the biggest challenge for you guys? Supply. मतलब आप कितने लोगों को, हेल्पर्स को कितना जल्दी हायर कर सके, ऑनबोर्ड कर सके, ट्रेन कर सके और डिप्लॉय कर सके. Hiring, onboarding and deployment, that's one area. Probably the thing that I'd be most curious about, and that's something जो कि generally मैंने देखा है पूरे पाकिस्तान में across different industry verticals, training का element. Somehow people in Pakistan do not want to upskill themselves.
by and large people will come in कि यार हमें नौकरी चाहिए, everybody wants a नौकरी. Absolutely. और वो बस ये कहते हैं कि यार नौकरी में बस अभी आज ही मुझे बता दो कि मैंने क्या करना है. डोंट एक्सपेक्ट कि तुम्हारी नौकरी की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो मैं पूरी करूँगा. एफर्ट के मेरे फुल मार्क्स होंगे. ठीक है. बट एंड डोमेस्टिक का जब मैं ख़ास कर देखता हूँ तो मैं आपको छोटी सी इस तरह से मिसाल देता हूँ. यहाँ पर अब मुझे ये कैंसिल पार्टी आ जाएगी शायद, लेकिन इट्स एन ओपन, इट्स नॉट अ सीक्रेट उस तरह से. फॉर माई चाइल्ड आई हायर्ड a Filipino nanny, right? I hired a Pakistani nanny initially, and first day on her job we had a camera installed. My wife, हालांकि she should always be with the baby, but for this like half an hour she just came down for some work, and we're looking at the camera and we're seeing कि वो nanny is holding the child, and child is very young, so maybe like 4 months, 3 months, right? And she's holding the child on a rocking chair, and then she goes to sleep, right? And we run back up and we're like, hey, I mean, you're asleep, you could make the child fall, you could suffocate him. There have been so many sort of deaths by suffocation because, people went to sleep. Yeah. And so the reliability aspect of it, the wo was just, and we tried, we went to a bunch of these sort of agencies. Yeah. आप 10 चीज़ें कर लेते हैं, जब आप अपनी उसको बच्चे की बारी आती है ना, तो आपको, क्योंकि वो हेल्थ एंड वो है, सफाई के लिए आप सर्टन कर लेंगे, आप 10 चीज़ें और कर लेंगे. So eventually we were like, literally the Filipino nanny cost us as much as, again, it's in dollars, and so a month on month it increased, and it cost as much as what my wife was earning. But the idea for us was that as long as she can continue her career, even if she's not earning anything, तो वो आपको एक long term में compounding आप growth निकाल रहे हैं. That's how we rationalized it. But eventually we did hire her, and alhamdulillah she's been with us for 2 years now, 1.5 years, and we've had a remarkable experience. सर पूरे पाकिस्तान में ना कोई एक पाकिस्तानी ऐसा नहीं मिलेगा आपको जो एक्सपीरियंस वो देती है. मैरी नाम है उनका. इनक्रेडिबली प्रोफेशनल. उन्होंने 8 बजे से 8 बजे तक काम करना है, वो 8:30 बजे काम नहीं करेंगी, लेकिन वो सुबह 8 बजे रेडी होंगी, और वो एक दिन की छुट्टी नहीं होगी उनकी. वो अगर 2 घंटे उस काम के टाइम के दौरान फारिग होंगी ना, तो वो बिस्तर बनाना शुरू कर देंगी. वो कहेंगी मेरा टाइम पूरा मैक्सिमम यूटिलाइज होना चाहिए. जब वो बिस्तर बनाएंगी तो वो ऐसे बनाएंगी कि लगेगा कि आप किसी होटल रूम में घुस गए. वो अगर वॉशरूम साफ़ करेंगी तो वो ऐसे साफ़ करेंगी कि वो आपका होश उड़ जाएगा, आपका लगेगा कि मैंने अभी नया बनाया है वॉशरूम. एंड थ्रू हर आई रियलाइज्ड, एंड वही वाली बात है कि इफ़ यूर, लेट्स से फॉर एन एवरेज फिलिपिनो नैनी इन पाकिस्तान, इफ़ यूर स्पेंडिंग 100,000 and if you're spending 20,000 or 25,000 on a Pakistani nanny, I know for a fact that there is definitely there is a big potential value chain जिसमें आप upskill करके 25 को 50 पे ला सकते हैं, या 60 पे ला सकते हैं, 70 पे भी ला सकते हैं. All you really need to do is train that talent and upskill them to a level where you don't have to import domestic stuff, right? But unfortunately, like you try, and मैंने फिर इसके बाद वो भी किया, फिगर आउट करने की कोशिश की कि यार व्हाट्स द वो, मैंने फिर स्कूल्स की ढूंढी जहाँ पे स्कूल्स में बहुत सारी डे में नैनीज होती हैं. अच्छे से अच्छा एक्सपीरियंस है ही नहीं वो चीज़. एंड वो सेम चीज़, सॉरी मैं बड़ा लंबा कर रहा हूँ लेकिन कॉन्टेक्स्ट के लिए, एंड सेम चीज़ आप देखें तो आप जाएँ प्लम्बिंग में ले आएँ, इलेक्ट्रिसिटी में ले आएँ, आप एनी सॉर्ट ऑफ ब्लू कॉलर डोमेस्टिक रिलेटेड कोई भी टास्क होता है आपका, more often than not you find quacks. And what I mean by quack is that people who are not trained. अब मैरी का ये था कि I asked her, I was like, how do you know all of this? And she was like, in high school we're taught child care होता है. उनको हाई स्कूल में उन्होंने इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, ये सारा भी सिखाया हुआ है. और उन्होंने कहा कि जी हम इस चीज़ को बहुत सीरियसली लेते हैं, और her daughter is right now doing this 2-year diploma in hotel management, and वो आपने देखा होगा Filipinos are big in Dubai and in Europe, जो कि होटल्स में जाके कर रहे होते हैं. सो उन्होंने उसको स्ट्रक्चर किया, एंड ये लोग एक्टिवली उसको परस्यू करते हैं बिकॉज दे नो दैट इवेंचुअली हमने जाके इससे इट्स अ ग्रेट जॉब अपॉर्चुनिटी in that area. What I don't understand is in Pakistan, why are we still after all this time unable to provide regulated, structured domestic stuff, like, and I know I've had the opportunity of working with you guys, but like
ordering from you guys and जो आपको नॉर्मल इस्लामाबादी टैलेंट होता है वो आपको मिल जाता था वहाँ पर. But really every time I would do it, I would be like, यार, if they charge me 3 times as much, but just send me someone who I looked at and be like, यार, company से order किया है. जो आप जाते हो जाके, like US में my brothers would have this Mexican lady come in once a week and literally वो ऐसे घर साफ करती है कि आपकी वो डेली आने वाली भी उस घर को उस तरह साफ रख सकती. So sorry with the large context, but amazing talent और rather upskilling and जो वो है ट्रेनिंग में, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है? यार सबसे पहले तो बिल्कुल 100% एग्री. ये बहुत एक मुश्किल इन्वायरमेंट है जहाँ पे जो हमारे लोग हैं अमूमन जो आपको डोमेस्टिक हेल्थ में इंगेज नज़र आएंगे, उनका ना बैकग्राउंड होता है, ना उनकी ग्रूमिंग हुई होती है, ना ट्रेनिंग हुई होती है, और फिर यूजुअली हम लोग की एक्सपेक्टेशंस उनसे होती हैं. सो वो बहुत ही एक अजीब सा मिसमैच होता है. और कुछ एटीट्यूड का भी मसला है सिग्निफिकेंटली उसका भी मसला है. एक तो इसको जी हल करने का यार मुझम्मिल एक ही तरीका है कि आप जिस तरह फ़िलीपींस में होता है शुरू से फिर ट्रेनिंग दें. और इट्स नॉट अ वन ऑफ a 3-day training program which is going to change your attitude towards cleanliness or professionalism. वो ऐसा कुछ नहीं होने वाला. एक तो ये मसला है. A lot of people have tried this by the way in Pakistan to upskill workers. लेकिन फिर यार हमारे अपने लोगों के भी biases रह जाते हैं कि they're not willing to pay that amount of money. So for example, आप जो अभी फिलिपिनो के लिए पे कर रहे होंगे, that's something that probably a graduate, not a graduate, लेकिन एक अच्छे खासे पढ़े लिखे बंदे की होगी. अब वो जो पढ़े लिखे उससे ज़्यादा ही है. तो कब जब मैं उनको देखता हूँ मैं कभी कभी कहता हूँ स्टार्टअप में क्या कर रहा हूँ यार, चलें वो तो अलग ही स्टोरी है. लेकिन कहने का मकसद ये है कि हमारे ना जो बाकी डिमांड साइड पे ना, वो भी फिर उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए, उस लेवल का कॉम्पेंसेट करने के लिए भी तैयार नहीं है. फिर वो कहते हैं अच्छा इतने पैसे तो फिर थोड़ा ज़्यादा दे के ना फ़िलिपीन से कर लेते हैं. सो वो भी एक अनफॉर्चुनेट सा इम्बैलेंस है. हाउएवर that's not the root cause. The root cause, in my opinion, is generally us Pakistanis have not been trained well on professionalism from the start of our lives. And by training that comes from the people we live with, we're surrounded by. हम लोगों के लिए टाइम इज़ अ वेरी फ्लूइड कॉन्सेप्ट. हाँ दोपहर को आऊँगा, और भाई दोपहर को क्यों आओगे, ये टाइम बताओ. मतलब यू गेट दैट. हमारे जब शुरू में हमारी पहली जो हेल्पर थी, सबसे पहली हेल्पर जब हमने शुरू किया, तो सनी एंड आई, माई वाइफ, शी वाज द को-फाउंडर विद मी ऑन दिस, तो हम जाते थे, वो हेल्पर्स को खुद पिक करते थे घर से और कस्टमर के घर ड्रॉप करते थे, कैश खुद कलेक्ट करते थे, सब कुछ खुद ही करते थे. तो जो वो खातून थी ना, उनके पास घर में कोई घड़ी नहीं थी. उनके फ़ोन में टाइम ख़राब था. तो हमने उनको सुबह कह दिया कि यार सुबह 8 बजे तैयार रहिएगा, हम आएंगे आपको पिक करने. जब हम 8 बजे पहुँचे थे तो कोई नहीं. उन्होंने कहा अच्छा आप आ गए, क्या टाइम है? बीबी 8 बजे का कहा था, आप क्यों नहीं तैयार? इवेंचुअली वी हैड टू बाय हर एन अलार्म क्लॉक. हमने कहा यार ये लें आप अलार्म. अब उनका पहले सनिया ने फ़ोन पे टाइम सेट किया, फिर अलार्म क्लॉक लेके दिया कि यार ये आप रखें. देन दी अलार्म क्लॉक बिकेम अ रेगुलर फीचर. राइट. इट बिकेम जो भी हमारे पास स्टार्टर पैक में आता था, भाई ये घड़ी लें, अपना फ़ोन दें, हम उस पर टाइम सेट करें कि आप लोग टाइम पे हैं. और ये जनरली आई डोंट वांट टू से कि ये ना सिर्फ उस क्लास और नहीं, ये तो ऑल ऑफ अस. आपने भी इंटरव्यूज़ लोगों के किए होंगे. मैं खुद आज इंटरव्यू पे आधा घंटा लेट पहुंचा हूँ. 3 बजे का टाइम दिया था इनको, तो वो और फिर ये कहते हैं कि लेट आते हैं. तो ये इट्स जस्ट हमारे मुल्क में वन थिंग ब्रीड्स अनदर, एंड देन वो जब एक बटरफ्लाई इफेक्ट है ना टाइम का, कि आप एक पे जाएंगे, अगर आप बिल्कुल टाइम पे पाबंद भी होंगे तो आप एक जगह पे जाएंगे, वो आधा घंटा लेट होगी, फिर आप आधा घंटा लेट पहुंचेंगे, अगले बंदे के आधे घंटे मजीद लेट. सो इट्स जस्ट that's true. Chale, so I'm going to move to the main area of discussion, and I really want to talk to you about EasyFresh. आपने कोविड के टाइम पे गालिबन जो है मौका ऑनलाइन को बंद किया. एंड वो जो है ज़ाहिर आई अंडरस्टैंड मोबिलिटी इश्यूज़ थे, पर्टिकुलरली उस टाइम पे तो स्टाफ वगैरह की कोई बात ही नहीं कर रहा था. वो एक डर था कि यार बाहर से वो क्या कहलाता था, बबल से बाहर कोई अगर आ गया तो व्हाट वुड हैपन, ये वो. एंड ज़ाहिर एज अ स्टार्टअप, कैश फ्लो एंड XYZ. Why didn't you then decide कि यार okay maybe I'll go and time आ गया कि I'll go and get a job, and like
4 साल की मेहनत के बाद अगर आप ज़ीरो पे आए तो बंदा फिर उस टाइम पे कहता है कि यार अब कुछ अरसे के लिए ना आई एम गोना स्टॉप ड्रीमिंग. Yeah, no, that happened to me, absolutely. And after we shut down Mauqa and after जब हमारे तमाम स्टाफ जो था उनको नौकरियाँ मिल गई तो I actually started working with Airlift. Airlift के साथ मैंने काम किया, 2 महीने उनके साथ काम किया. और तब उस वक्त बिल्कुल यही इंटेंशन थी कि भाई नहीं, अब अगले 3-4 साल और कुछ नहीं करना, अब सेट करना है, जितने पैसे थे वो स्पेंड हो गए हैं, अब यही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे. फिर वो कीड़ा जागा रहा, कीड़े ने मरवाया 2 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर ही. तो बस यार फिर उधर कुछ एयरलिफ्ट में सीखा अबाउट फ्रेश प्रोड्यूस एंड और कुछ पहले से शौक़ था इस सप्लाई चेन में घुसने का. फिर जो हमारे बाकी को फाउंडर्स हैं, दोस्त हैं, तो उनके साथ भी लगे रहे थे इस पे, हम हमेशा ही ब्रेन स्टॉर्मिंग करते रहे. तो देन आई कुडंट रेजिस्ट. How many people are there in EasyFresh in terms of the founders? We 4 co-founders. 4 co-founders. How many of those are actively working on this? All 4. All 4. This is their full-time everything. Yeah. ये आपके दोस्त थे या लाइक बचपन के दोस्त टाइप्स थे या प्रोफेशनल कॉलीग्स थे या रैंडम कोल्ड कॉल, you know, listen, like we're doing this, do you want to be a co-founder type? नहीं, सबको जानते हैं. So Asim, who's our CTO, Asim and I went to university together, GIK. Asim मुझसे 2-3 साल सीनियर थे, but I've known him since then. मौका में भी वो हमारी हेल्प करते रहे. उन्होंने एक दफ़ा बड़ी बेवकूफ़ी की. उन्होंने मुझे कहा, जब मैं मौका में था, उनका यार मुस्तफ़ा, अगर तुमने कभी फिर कोई स्टार्टअप किया मुझे बताना, मैं तुम्हारे साथ करूँगा. मैं कहा चलो ठीक है. और आपने पकड़ लिया उसका, आपने कहा भाई अब तो बोला था. उस्ताद हो गया फिर. तो मैंने फिर वो कार्ड फेंका उन पे, वो बेचारे फंस गए. फैसल एंड आई, जब मैंने अपनी पहली नौकरी शुरू की थी PNG में, तो फैसल एंड आई हम दोनों की पहली जॉब थी. राइट. उससे पहले हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, लेकिन हमने शुरू किया. फिर हम एक साथ ही एक अपार्टमेंट भी छोटा लिया, हम रहते भी एक साथ थे. और तब हम ख्वाब सोचा करते थे कि किसी दिन हम अपनी PNG बनाएंगे मिल के. तो वो बस फिर ये हो गया. Right. And Saqib and Faisal had worked together on a startup before. Right. Saqib के साथ उस तरह intro हो गया. What startup was that, if I may ask? He was actually a meat business in Karachi. Okay. Iman Foods के नाम से. So he was doing B2C meat. B2C meat, okay. इससे 10 गुना मुश्किल. हाँ. उसका तो turn around time भी इतना crazy है कि you have to. Crazy. So उन्होंने वो किया था. Interesting. And do any of you have agricultural background, farmlands, family farms? None. No. So this was just went head on and we're like, yeah, listen, like we have to figure out foods and fruits and vegetables and figure out how to probably disrupt the supply chain that is the most inefficient, B, controlled by the most vile of mafias, and C, one that even the government doesn't touch. Yeah. I do understand obviously the it's the holy grail, right? Like in all seriousness, I was having a conversation with Farmdar, and you know, it was just very exciting, the sort of work that they're doing. In fact, I found out that Farmdar has been doing some very, जिन लोगों ने वो episode देखी भी है, been doing some very interesting work with the flood relief folks with Startup Park launch, and they have been kind enough to use their satellite data to, you know, help out and identify the areas that requires, you know, urgent help. And so just, I mean, वही वाली बात हमने वो conversation की थी उस वक्त, नया मैंने discover किया था, but possibilities. We're partners with Farmdar. अच्छा, you are. We use their satellite imagery to source the right produce. Yeah, so उस पे जाके मुझे ये समझ आई थी कि यार it's such a broken system that अगर मैं on paper, the potential for providing value with better systems and solutions is incredible. But while that is true, though, there's also the major issue, and I think Farmdar is I mean, they're just really on the golden duck wala element hai, they're on that lekin you're on the slightly harder pathway, both in terms of OPEX, you know, because it's a lot of, it's very operational what you're doing. And also in terms of demand creation, right? So Farmdar, I remember we're talking to businesses, वो एक point of contact जो है वो आपका comparatively पढ़ा लिखा आदमी है जो कि कहता है कि यार ठीक है मुझे value मिल रही है and I can then, you know, connect with others.
आपके केस में you have to really go down to the grassroots, like bottom of the food chain, tap into any and everyone जो कि farming में कर रहा है. और हमारा तो सबसे बड़ा problem ये है कि farming is not, your educated class is not really going into farming. So tell me about your experience so far with EasyFresh and what have you guys been able to accomplish over the last 2 years? 1 year. Exactly a year now. Right. Exactly a year. Yeah, so the experience has been humbling. Okay. To be honest. When we started तो हमने कहा यार हम तो सिर्फ मुश्किल मसलों में हाथ डालेंगे और इससे ज़्यादा मुश्किल क्या है और ये तो हम क्रैक कर लेंगे. तो यार वो बस फिर पता चला कि यार इस इकोसिस्टम में ना, एग्री इकोसिस्टम में, वैल्यू चेन में मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं. और आपने सबको रिस्पेक्ट देनी है. Right. भाई सबका कोई ना कोई रोल है जो वो प्ले कर रहे हैं, जो कोई वैल्यू थोड़ी बहुत ऐड कर रहे हैं. Can you name these stakeholders? Who are Yeah, these? of course. So फार्मर्स के बाद आ जाते हैं आपके आरती आ जाते हैं, आपकी मंडियाँ आ जाती हैं. आरती का क्या रोल होता है essentially? आरती इज़ अ कमीशन एजेंट, एक मिडलमैन होता है. उसका काम ये होता है वो मंडी में बैठता है, वो फैसिलिटेट करता है ट्रेड बिटवीन द फार्मर एंड अ बायर. सिर्फ उसने फैसिलिटेट करना है. ये एक ब्रिटिश एरा का एक रोल है जो बना था. ये आप देखेंगे कुल्लू जिधर भी कॉलोनीज़ हैं ना, ब्रिटिश कॉलोनीज़ हैं, उधर ये मिडलमैन होते हैं, ये आरती होते हैं. Right. उस वक्त शायद उन्होंने इसलिए बनाया हो कि टू यू नो ग्रांट फेवर्स टू सम पीपल कि यार यू नो मुज़म्मिल यू आर दी अनियन आरती. Right. अब आप ही सिर्फ प्याज की ख़रीदो फरोख्त कर सकते हैं और कोई वैसे नहीं कर सकता. Right. सो उस तरह मेरे ख्याल से उधर से शुरू हुआ था. बट एक तो ये वाला जो जब भी मैं सप्लाई साइड वालों से पूछता हूँ तो दैट्स द रोल ऑफ आरती दैट दे टॉक अबाउट. जब मैं फाइनेंस साइड से पूछता हूँ वो कहते हैं जी आरती तो जो है वो आपका लोन शार्क भी है. आरती जो है वो आपकी टोटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है. सो अ लॉट ऑफ द फार्मर्स आर बाउंड. एक बंदा कहता है ना कि यार इफ देयर इज अ मिडल मैन देयर इज अ नो ब्रेनर, जस्ट कट द मिडल मैन एंड यूज टेक्नोलॉजी. But then you realize that farmers are not ready to budge because they are bound by the RT and they're not really trusting you because आप फल तो खरीद रहे हो, आप उनको प्रॉमिस तो नहीं कर रहे कि मैं अगले साल की आपको जो फाइनेंसिंग चाहिए फॉर फर्टिलाइजर एंड ट्रैक्टर एंड व्हाट नॉट वो आपको प्रोवाइड करूँगा. या एब्सोल्युटली बिल्कुल कर रहे हैं. आरती यही करते हैं, वो फाइनेंसिंग दे रहे हैं. फार्मर गरीब बंदा है यार, गरीब बंदा है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता 50,000 70,000 रुपये निकाले अपनी एक क्रॉप के लिए. वो नहीं कर सकता. और वो इस वजह से भी नहीं कर सकता बिकॉज इसी सिस्टम ने उसको फंसाया हुआ है. इसी सिस्टम के कर्जे वो अदा कर रहा है. इसी सिस्टम की पेमेंट्स उस पर ड्यू हैं. यही सिस्टम उसकी पेमेंट भी रिलीज़ नहीं कर रहा. सो उस सिस्टम ने ज़बरदस्त किस्म का फंसाया हुआ है. ही इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन दिस सिस्टम. लेकिन होता ये है कि तमाम फार्मर्स इस लेवल के नहीं होते. कुछ फार्मर्स निकल आते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, थोड़ा वो कमा चुके होते हैं, सो वो हमारे साथ काम भी कर लेते हैं. आरती बिल्कुल ये करता है. आरती इससे ज़्यादा जाता है बाय द वे. आरती सोशल नेट भी देता है, एक सोशल नेट. वो बेसिकली अगर खुदा न खासा किसी फार्मर का बच्चा बीमार होता है पहुंच जाता है, किसी की शादी होती है पहुंच जाता है, तो वो एक. और फिर उसका पॉलिटिकल क्लाउट भी कभी कभी होता है. सो मल्टीपल रोल्स दैट द आरती टेक्स फॉरवर्ड. इनिशियली तो हम भी उसको बुरा भला कहते थे, लेकिन अब हम उसको ना एक नेसेसरी ईविल आप कह दें. But he's there. Right. And without him, the wheels of this ecosystem, this value chain would not move. Right. They would come to a grinding halt. Right. So we now respect him. We say, अच्छा चलें जी, आप अपना काम करें, हम अपना करते हैं. लड़ने की इसमें क्या बात है? Let's help each other. Right. Yeah. So, okay, so that's there, and then the next is Mandi. Yeah. So then there's a Mandi where this RT sits, जहाँ पे सब produce exchange करती हैं hands. The farmer sells it. A buyer comes and buys it. Depending on the location of the farmer, depending on the SKU, तो ये भी हो सकता है कि यहाँ से जाके एक बड़ी मंडी में जाएँ. समझे आप किसी गांव की छोटी सी मंडी में, वहाँ से आप लेके जाएंगे इस्लामाबाद की मंडी, आ जाएंगे कराची की मंडी. तो फिर यही ट्रांजैक्शन दोबारा से होती है इस बड़ी मंडी में, इस्लामाबाद की मंडी में. फिर एक और आरती बैठा होगा और वो यही जो वहाँ से. अच्छा, तो मंडी से मंडी और फिर उसके बाद रिटेलर हो सकता है. मतलब 2 मंडियाँ भी बीच में इन्वॉल्व हो सकती हैं. बिल्कुल होता है इस तरह. और फिर वहाँ पे जो ख़रीदता है इस शहर की मंडी में अमूमन एक होल सेलर होता है. ठीक है. वो बल्क में ख़रीदता है, वो अपनी दुकान पे रखता है. वहाँ से रिटेलर्स आते हैं जो दुकानदार होते हैं, ठेले वाले होते हैं, छोटी दुकानें होती हैं. everyone comes over to these wholesalers. Right. वो wholesaler वो उसको खोल देता है माल को और छोटी छोटी क्वांटिटीज़ में बेचना शुरू कर देता है.
तो ये रिटेलर्स पर आते हैं, इनसे रोज़ाना बेचारे रात को पहुंचते हैं, मंडियाँ वहाँ से उठाते हैं और फिर अपने शॉप्स पे लेके आते हैं. प्रीटी कॉन्वोल्यूटेड. इसमें मसला एक तो वैसे ही आप देख रहे होंगे अच्छा खासा लंबा है और कमीशंस लोग खा रहे होते हैं इसके अंदर, लेकिन मसला और भी है यार एक ग्लोबल लेवल पे. इसमें वेस्टेज बहुत है. सो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस इन एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री आर अपवर्ड्स ऑफ 35%. फॉर अ कंट्री आर इकोनॉमिक स्टैंडिंग टू लूज 35% अपनी एग्रीकल्चर आउटपुट को आप वेस्ट कर देते हैं just because your supply chain is inefficient is criminal. Right. It's really criminal. मतलब वो तो बात की बात है कि आप अपनी एक्चुअली आउटपुट बढ़ा रहे हैं, पहली फुर्सत में जो आप बना रहे हैं उसको तो प्रोटेक्ट करें ना. या अच्छा, टेल मी समथिंग. जो आपकी एक तो आपने बोला कि 30% लॉस समझ आ रहा है मुझे कि वहाँ पर एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है टू रिड्यूस दैट एंड जनरेट वैल्यू. इन टर्म्स ऑफ लेट्स से कि टमाटर, आपने कभी टमाटर बेचा है फार्मर से उठा के? रिटेलर और फार्मर के दरमियान क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ? ओके, सो अगर टमाटर की एग्जांपल है, इस जो फार्मर बेचता है और जो रिटेलर ख़रीदता है उसके बीच में तकरीबन 50% का टमाटर में 50% का मार्जिन है. अच्छा. यानी अगर फार्मर ने बेचा 100 रुपये का, रिटेलर ख़रीद रहा है 150 रुपये का एंड अपवर्ड्स टमाटर में. बाकी SKUs में कम है, फॉर एग्जांपल पोटैटो में इससे कम है, मैंगो में इससे बहुत ज़्यादा है. राइट. सो ये दरमियान में जो आरती मंडी टू डिस्ट्रीब्यूटर ये 10% रख के आगे टोटल 6 से 8% स्टैंडर्ड है. और इसके ऊपर जो है वो बेसिकली एक आपका मुझे नज़र आया 50% वहाँ पे मार्जिन है. चलें बाकी को मिलू के एवरेज कर लें 35%, और 35% आपका लॉसेस में जा रहा है. So 1/3. So that's where the real economics of the entire वो are. Exactly. अच्छा, मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंटली अप्रोच करता हूँ. Do you know of डोल? अमेरिका में केला खाया आपने? Oh yeah, them yes. Chiquita, Dole, yeah. अच्छा, one of the things that I have always found very fascinating in Pakistani agri supply chain is that we've never had large players. राइट. सो एंग्रो प्रोसेस्ड में बहुत है. KNN हो जाएगा, आपके KNN तो चलो ये है कि कम से कम वो चिकन सेफ एंड हेल्दी चिकन भी लाके आपको टू सम लेवल दे रहा है, बट स्टिल सर्टेन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग. राइट. देयर फ्रीजिंग देम अप एंड देयर फौजी ने अभी करना शुरू किया कि उन्होंने कहा यार मटर तो गाजर तो चिप्स वगैरह टाइप, इवन स्ट्रॉबेरीज. बट फ्रेश के अंदर इकोनॉमी ऑफ स्केल उस तरह से कभी नहीं आया जो डोल जिस लेवल पे खेल रहा है. कि तो खैर दैट्स 10,000 वो भी हैं, कंट्रोवर्सीज भी हैं ऑफ व्हाट दे डन टू साउथ अमेरिका एंड व्हाट नॉट. बट व्हेन यू आर प्लेइंग ऑन दैट लेवल, दैट इज़ व्हेन यू आर एबल टू ऑप्टिमाइज योर ऑपरेशन इन अ वे दैट एक तो ये इट्स नॉट जस्ट अ मार्जिन गेम एनी मोर, इट्स ऑल्सो द क्वालिटी गेम. राइट. सो मैं कहता हूँ कि 35% लॉस होता है. मैं शायद कहूँ कि चलो ठीक है जो भी है इक्विलिब्रियम है ना मार्केट में, बट कम अज़ कम वो 35% लॉस अगर हो तो उसमें इतना साफ मेरे पास हल आए जैसे अमेरिका में आता है. GMO असाइड फॉर मोस्ट पार्ट उनका जो है ना वो बेसिकली बिल्कुल जो थोड़ा सा भी पोटेंशियल गंदा मंदा है उसको साइड पे करके वो रियली देयर जस्ट सेंडिंग यू सम क्लीन स्टफ. राइट. एंड सो एक उसका तरीका ये है कि यार आप अभी भी लो और लेके साफ़ करो और साफ़ करके उसको एक प्रीमियम पे बेचो, नो बट इज़ गोना पे दैट. बट दूसरा तरीका ये है कि आप लॉसेस को कट डाउन करो एंड देन यू क्लीन इट अप एंड यू सो आखिर में प्राइस पॉइंट उधर ही पहुंच जाएगा. बट क्वालिटी ऑफ गुड विल रियली एक्सपोनेंशियली इंक्रीज. So in terms of when you look at your business in the long run, 25 years from now, where do you see EasyFresh going? Are you the Dole of the future, or are you are you one component where you're like, oh, we're the warehousing and logistics partner, we'll have like a supply chain, cold storage की chain भी होगी हमारे पास अपने trucks भी होंगे, हमारे पास ये भी होगा वो भी होगा, and then farmers and the Dole of the future can connect with us and basically optimize their operations. Yeah. So the way we see ourselves and the way we're building ourselves, कि हम लोग ना एक tech-led solution है for farmers across the world, not just Pakistan, across the world. जिसने भी सेल करना है आज ही बिल्कुल आप हमारे थ्रू सेल कर सकते हैं.
एंड देन वी वांट टू बी द मार्केट प्लेस जहाँ पे बाकी जितने भी रिटेलर्स हैं, बिजनेसेस हैं, जिसको जो चीज़ चाहिए, जिस क्वालिटी की चाहिए वो उनको फराहम हो. जो डोल है, बेसिकली there is an ambition to be fully integrated, not just at the source but इस तरफ भी आएँ, डाउनस्ट्रीम भी आएँ, आप इसके डिमांड साइड पे भी आएँ. इसके ambitions तो बिल्कुल हैं. Actually we've already tried a bit of it. So our branded EasyFresh branded mangoes हमने बेचे हैं, थोड़ा बहुत छोटा मोटा करके वो हमने किया है. फिर हम अपने कुछ फार्मर्स के साथ पार्टनरशिप्स कर रहे हैं. सो दिस इज़न्ट लाइक कॉर्पोरेट फार्मिंग, बट यू कुड इन अ वे से कि डीपर पार्टनरशिप विद अ फार्मर, और उसको बता रहे हैं कि यार तुम्हारा वाला जो ये तुम जो हार्वेस्ट करोगे ना ब्रोकली, इसको हम भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी अरेबिया, तो तुम्हें उधर से हम मार्जिन भी ज़्यादा देंगे. दिस इज़न्ट योर रेगुलर ब्रोकली दैट यूर ग्रोइंग. सो we're trying to spread out much deeper into this entire agri sector, but we tend to use a lot more technology, because technology is where it becomes a lot more scalable. Right. Otherwise फिर हम इतने OPEX heavy हो जाएंगे कि हम लोग बहुत unwieldy हो जाएंगे. So are you exclusively using technology, or are you, so tell me about this. For example, are you just a marketplace where a retailer can join in and a farmer can come in and they can make that deal and then you're out? No. Or are you इसकी मिसाल मैं इस तरह देता हूँ. Have you heard of Truck It In? Of course. So Truck It In is essentially is a technology company, right? And they're using, they have this Kareem DNA, so they're using human capital and operations के लोग just to ensure कि यार start में चीज़ चलती रहे, तो you know जब वो deal हो रही है तो बंदा पहुंच जाएगा ये वो. But for most part the current components of the industry are you know using it. So उसको अगर मैं आपके context में देखूँ तो वही होगा कि यार आरती और फार्मर जो हैं वो मंडी में आने का वेट करने से पहले वो अपनी डील्स पहले से कर लें, तो मैं उसको भी ऐप दे दूँ, मैं उसको भी ऐप दे दूँ, मैं उसको भी ऐप दे दूँ. स्टेप 1 द करंट इकोसिस्टम को मैं डिजिटाइज कर दूँ, एंड देन इवेंचुअली आई स्टार्ट टू सी के यार अच्छा वो फार्मर को मैं पढ़ूँ करके मैसेज भेजूँ कि बाय द वे डिमांड आई हुई है डायरेक्ट मंडी नंबर 2 से, सो हियर इज़ अ हायर मार्जिन. इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द मंडी टुडे, कॉल इन सिक एंड डायरेक्टली गो टू मंडी 2. एक वो तरीक़ाकार है. दूसरा तरीक़ाकार ये है कि आप कहते हैं कि यार लिसन, वी आर गोना हैव आवर ओन गाइज, पार्टनर्स और व्हाटएवर, बट आवर गाइज विल गो टू द फार्मर इन सरगोदा एंड वी हैव रिटेलर्स इन इस्लामाबाद, सो आवर गाइज गोना गो, सो एयरलिफ्ट DNA ऑफ सॉर्ट्स कि यार फार्मर से हमने बात की हुई है, उससे जाके हमने उठा के हमारा बंदा जो है वो जाता है और जाके रिटेलर 1 2 3 को ड्रॉप मारता है और पैसा जनरेट करता है और जाके फार्मर को फेंक देता है एंड साइकिल रिपीट होता है. तो विच ऑफ द टू मॉडल्स आर यू गाइस लुकिंग एट? सो इट्स अ प्रोग्रेशन. वी आर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट मॉडल कि हम कहें कि यार हम इतने वेल नोन हो गए, EasyFresh का ब्रांड इतना वेल नोन है अमंग्स फार्मर्स एंड रिटेलर्स के वो कहते हैं यार ये एक प्लेटफॉर्म है, इधर से आके खुद ही डील कर लो, ये लोग क्वालिटी इंश्योर कर लेते हैं, ये आपके लिए लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ये टाइमली डिलीवरी इंश्योर कर सकते हैं. So that's where we want to be, and we're headed over there and building the tech for that. But today we can't do that. Today there's no name for EasyFresh with farmers. The 1,000+ farmers who have transacted with us, they trust us, they love us. But there are millions of farmers, and there's thousands of tons of produce that's being transacted every day. So उस सब तक पहुंचने के लिए आपको फिज़िकली इस वक्त ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं. सो मैं, हमारी टीम, हम सारे फार्मर से बातें कर रहे होते हैं, उनको समझा रहे होते हैं कि वाई आर वी अ बेटर ऑप्शन देन योर ट्रेडिशनल आरती. इवन दो सोचें हमें कन्विंस करना पड़ता है कि यार देखें हम आपको पैसे भी उनसे ज़्यादा ही दे रहे हैं क्योंकि आप कमीशन हमें नहीं दे रहे होते हैं, आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं बेयर करनी होती क्योंकि हम आपके फार्म से उठा रहे होते हैं. वो डरते हैं, वो कहते हैं यार आज तो कर, टू गुड टू बी ट्रू, एंड ऑल्सो आज तो मैं ट्रांजैक्ट कर लूँगा, कल करोगे. हाँ, इफ आई डिस्ट्रॉय माय रिलेशनशिप विद द आरती तो मेरा सारा जीना मरना उसके ऊपर. एग्जैक्टली. सो देन यू नो यू हैव टू प्रूव योर वर्थ. सो इट्स बीन अ ईयर नाउ एंड वीव कम बैक टू द सेम फार्मर्स अ कपल ऑफ टाइम्स नाउ, एंड अब हम लोग कहते हैं हाँ यार इनका नंबर दो, इनसे बात करनी है. सो वो आहिस्ता आहिस्ता होगा. दिस कांट जस्ट बी But you're picking it up yourself right now. Yeah, we're picking it up ourselves. Absolutely. And how does that work? So हम फार्मर के साथ जब एक दफ़ा डील लॉक हो जाती है, पता चल जाता है इसकी प्रोड्यूस सही है, इसकी क्वालिटी ठीक है, तो then the farmer arranges for the truck. We pay for it.
but arranges for the truck at his farm gate. और वो उनके लिए बहुत आसान होता है, मल्टीपल उनके पास ऑप्शंस होती हैं, हमारे पास आ जाते हैं, पेमेंट हम क्लियर कर देते हैं और we've already paid the farmer and we start selling. Right. And you, so you have warehouses? We do. We operate in Islamabad and Karachi, so we've got warehouses in both cities. वहाँ पे आता है. These are actually sorting centers. तो जो आप बात कर रहे थे quality की ना and higher grade, तो हम वो करते हैं. Right. हम for example it's bananas. So जो अच्छे bananas होते हैं, उनको अलहदा से बेचते हैं. थोड़ा प्रीमियम उस पर चार्ज करते हैं. अच्छे आलू महंगे बिकते हैं. So we do that. So sorting centers essentially will provide that opportunity for you to be able to identify कि यार क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, and you're going to be able to then grade them based on their breed as well. अभी तो ये ना कि हाँ वो बस उसकी वो जो आज रिटेलर है, सर मुल्तानी आम है सर, मैं बता रहा हूँ आप सूंघते रहते हो क्योंकि आपके अबू भी सूंघते थे, आपको 1.5 रुपये का पता नहीं होता क्या है. एंड यू हैव नो रियल वो जब तक आप काट के खाते नहीं और कहते हो. और वो जब भी ना मैंने टेस्ट किया है, मैं तो चलो इस्लामाबादी बर्गर हूँ, वो मुल्तानी भी बैठा होगा, वो भी बैठा होगा ना, आप जाए जाके आम काट के सब पूछते हैं कौन सा आम है, हर बंदा अपनी एक गेस्ट, ओ यार मैं बता रहा हूँ सिद्धड़ी है, ओ मैं बता रहा हूँ कौन सा है. तो हाँ मैन, तो वो जब तक के पीछे से एक वेरीफाइड उससे नहीं आएगा, तो दैट्स समथिंग दैट यू गाइस कैन एंड शुड बी एबल टू डू देन. वी डूइंग दैट, वी बीन डूइंग इट फॉर अ ईयर नाउ. अब तो हमारी अच्छी खासी इसमें एक्सपर्टीज तो नहीं कहूँगा लेकिन एक्सपीरियंस हो गया. सो we process multiple different types of potatoes and then उनके अलग मार्केट्स होते हैं, उनके अलग रिटेलर्स होते हैं, साइजेस में बड़ा मैटर करता है. राइट. सो हमारा सॉर्टिंग सेंटर उन्हीं को हैंडल कर देता है. व्हाट वी डू इज़ बिकॉज वी गो ऑल द वे टू द फार्मर, तो हमारा प्रोड्यूस फ्रेश होता है और हम उसके साथ पहले से फार्मर के साथ हमने कहा होता है कि यार फॉर एग्जांपल इफ़ इट्स कमिंग फ्रॉम नियर बाय लेट्स से हज़रो एक गाँव है इस्लामाबाद के करीब. तो उधर के फार्मर्स को हम कहते हैं यार यू गोइंग टू हार्वेस्ट योर क्रॉप ग्रीन वेजीज, गोइंग टू हार्वेस्ट इट नियर मगरिब टाइम, सनसेट के करीब करना, उससे पहले नहीं करना. तुम करो 2 घंटा लगता है इस्लामाबाद पहुंचने में, तब हमारे लिए फ्रेश होगा. हम सुबह 4 बजे उसको निकाल लेते हैं, रिटेलर्स तक शिपमेंट शुरू कर देते हैं. तो रिटेलर को भी अच्छा खासा फ्रेश सामान मिल जाता है, हमारे लॉसेस कम हो जाते हैं. नॉर्मली ये आपने अभी मुझे बताया टर्न अराउंड ऑफ 12 आवर्स रफली, राइट? व्हाट वाज द टर्न अराउंड बिफोर दिस? Yeah, it depends on where the produce is coming from. So it can be over 48 hours, closer to 72 hours, इतना भी हो जाता है. So आलू प्याज इससे ज़्यादा ही पड़े होते हैं. मंडियों में जब वो आरती के पास भी आते हैं, वो आरती एकदम से बेचता नहीं है, वो कहता है यार जब अच्छी प्राइस मिलेगी तो मैं रखता हूँ. तो वो अच्छी प्राइस के लिए वो रखता है. फिर जो बायर आता है उस बेचारे को पुराना माल मिलता है, जो कि उसका it basically passes on the buck to the retailer, who then gets screwed at the end. Right. Farmdar, आपने कहा you guys are partnered with them. What essentially do you? How does that partnership work? What value are you exchanging with them? Oh, so what we do is because हमारा on ground footprint काफ़ी strong है. हमारे लोग बैठे हुए हैं दीपालपुर में, बसीरपुर में. This is like the potato growing region of Pakistan. And these are where? Central Punjab आप कह दें, ओकाड़ा से when you go towards the Indian border, so literally 20-30 minutes drive from the Indian border. Right. So pretty deep down. And this is a potato growing region of the entire country. यहाँ से potato जाता है ऊपर गिलगित और नीचे सक्खर और कराची and everywhere. So हम फार्मदार के साथ ये करते हैं, हम इनिशियली तो हम फिरते रहते थे, फार्मर्स ढूंढते थे. फिर वहाँ पे हमारे बंदे जाते थे, वो कहते थे यार ये सही है कि नहीं, ये मैंने 3 पौधे देखे सही लग रहे हैं. फिर जब निकाला तो कुछ और ही निकला. सो फार्मदार की जो टेक्नोलॉजी है अब वो बता देते हैं हमें कि यार ये वाली क्रॉप बेहतर है, ये सही है कि सही नहीं है. एंड देन वी कैन ऑल्सो स्टार्ट गिविंग एडवाइस टू द फार्मर based on that. So Farmdar gets access to farmers through us. We get access to the right farmer through them. Right. So we both build it. And in a way, the farmer essentially gets value both ways because वो आपसे value ले रहा है with higher margins. Yeah. And feedback also कि यार market में क्या चक्कर चलना है क्या नहीं चलना, to some extent वो भी आपको मिल रहा है, export का भी आपको feedback मिल रहा है. Yeah. शायद इन द फ्यूचर आप जाके उसको और बहुत सारी चीज़ें बता दें कि यार कस्टमर की ये डिमांड है तो तुम इसको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करो. आप लोग एजुकेटेड हैं तो यू कैन ट्रेन देम बेटर.
फार्मदार का ये है कि अगेन वाइल ही इज़ सेलिंग एंड मेकिंग दैट मनी ड्यूरिंग द प्रोसेस ही इज़ ऑल्सो बीइंग ऑप्टिमाइज्ड एंड वो फिर उसको अपनी ऐप वगैरह जो भी उसका वो सिस्टम है वो उनकी सर्विसेज यूज़ कर सकता है to make better decisions for his farm. So we pass on that information to the farmer. इस वक्त farmer कोई ख़ास टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहा. Right. So to expect कि farmers के पास स्मार्टफोन होगा, they have smartphones but वो बड़ा बेसिक से इस्तेमाल के लिए होता है, WhatsApp के इस्तेमाल के लिए होता है और so on. But that's the future, right? That is the future. Yeah. This whole sector is. In terms of your, obviously now I see you are also managing your supply chain, and so how you said कि farmer के लिए बड़ा easy होता है कि वो trucks manage करता है. So do you think there is a potential partnership here with Truck It In, for example? We do that. अच्छा. So Truck It In has been providing us great service on our last mile, जो कि आप करते हैं from your warehouses to the retailers. Okay. Cities. So we do that. Truck It In के साथ, I thought Truck It In is more big trucks going from No, they've been doing last mile as well, a lot of it. अच्छा, ये वो छोटी Suzuki's types. हाँ, वो भी करते हैं, मतलब बड़े vehicles भी करते हैं. बड़े vehicles में a lot of these startups find it difficult to do agriculture. उसकी वजह ये है जो ये गाँव है ना, they're not on your main GT roads वगैरह ऐसे नहीं है. ये अंदर करके हैं. सो उधर फिर एक इनफॉर्मल सा नेटवर्क होता है ऑफ ट्रकिंग, राइट, जिसको आप टैप इन करते हैं. मुझे ये बताएं कि अगर मैं ट्रकिंग की थोड़ी सी बात करूँ, आपके एक्सपीरियंस में द करंट ट्रकिंग नेटवर्क चले बेहतर हो सकता है, शायद उसमें ऑप्टिमाइजेशन हो सकती है, बट इन टर्म्स ऑफ द रियल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द करंट ट्रक, क्योंकि मेरे दिमाग में जब फ्रूट एंड वेजिटेबल की जो ट्रांसपोर्टेशन आ रही है वो आ रहा है वही वाला वो जो चीज़ें लगी हैं, लाइटें लगी हैं, पेंट हुआ हुआ है और एक चोंच सी निकली हुई है, फोर्ड का ट्रक. हाँ, ऐसा ही है, उसी में ही आता है. इज़ दैट अ थिंग कि बस उसमें आता है और उसमें ही आएगा, या अगर मैं आपसे कहूँ कि इफ़ यू वर टू ड्रीम, इज़ देयर अ बेटर वे टू ट्रांसपोर्ट दीज गुड्स दैट वुड पोटेंशियली in a practical way reduce again losses or quality, या इतना कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता? मतलब in terms of के ट्रक्स की कोल्ड स्टोरेज, एक तो कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसिंग में होगी ना कि मेरे पास जब पहुंच गया तो मैं उसको पहुंच के, अभी तो नहीं बट शायद मैं कहूँ कि यार जब आप लोग इंशाल्लाह बहुत बड़े हो जाएंगे एंड यू विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग टू लेट्स से 100 सिटीज़, तो उसमें फिर आपका वो होगा कि यार डिस्ट्रिक्ट सेंटर, फिर छोटा सेंटर एंड वगैरह वगैरह, तो उसमें कोल्ड स्टोरेज ही आएगी, पूरा जाएगा एक मेन से फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होगा, फिर आगे उस तरह से जाएगा. लेकिन ट्रांसपोर्ट में जिस तरह K&N's के ट्रक्स होते हैं या डेयरी वालों के ट्रक्स होते हैं, तो उस तरह की कोई चीज़ रिक्वायरमेंट या यूटिलिटी या वो है? यार अगर आ जाए तो बेहतर होगा, बिकॉज वेस्टेज कम हो जाएगी, बट द कस्टमर इज़ नॉट विलिंग टू पे दैट प्रीमियम, नॉट राइट नाउ. ओके, सो आप कर दें, आप कोल्ड स्टोरेज ले आएँ, रेफ्रिजरेटेड व्हीकल्स ले आएँ और उसमें करें. बट द कॉस्ट ओवररन डज नॉट जस्टिफाई द पोटेंशियल सेविंग. द कस्टमर इज़ नॉट विलिंग टू पे दैट राइट नाउ. जिन चीज़ों में कस्टमर पे करता है, फॉर एग्जांपल डेयरी, या आप बता रहे थे भी मीट वगैरह, एक तो उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता. दूसरा वो मार्जिन्स फिर बिल्ट इन है एंड पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, राइट. सो अनलेस यू अब अगर लेट्स से EasyFresh कह दे कि वो लेके आ रहा है केला या व्हाटएवर रेफ्रिजरेटेड ट्रक्स में, तो इसलिए आप, और ज़्यादा फ्रेश है तो ज़्यादा पैसे दे दें कस्टमर को. हम नहीं, आई थिंक कस्टमर को तो मैं नहीं कहूँगा ना, मैं तो ये देखूंगा कि क्या जो लॉस हो रहा है वो लॉस इतना रिड्यूस हो रहा है कि मेरी कॉस्ट जस्टिफाई. अगर वो नहीं हो रहा तो फिर मेरी ज़रूरत नहीं है. नॉट राइट नाउ. Okay. Not right now. So if I were to ask you, what if you could put a number on your operations right now in terms of we're moving X amount of goods or X tons of goods or yeah, we do about 100 tons a day. यार. अच्छा. In both Islamabad, Karachi. Yeah. So 100 टन होते हैं. This means ये आराम से बन जाते हैं, 4-5 ट्रक फुल बन जाते हैं. ये हम इतना बेचते हैं. और ये आप बेसिकली रिटेलर को खुद से डिलीवर करवा रहे हैं डेली? एवरी डे. सो रिटेलर को यूटिलिटी है कि बजाय इसके कि वो जाए जाके लेकर आए, उसके घर पे मतलब उसके शॉप पे आ रहा है. Absolutely. Interesting. Do you think this is a similar model to Retailo in that aspect? Very similar. Retailo is dry goods, FMCG goods, and so on. We're fresh produce. So model is very same. The customers and the sourcing is absolutely different. Yeah. That's much more organized. That's much more organized. हमारे farmers are spread across Pakistan. छोटे farmers हैं, उनका एक बड़ी factory होती है, एक बड़ी company होती है, उनके retailers अच्छी दुकानें होती हैं. हमारे ठेले वाले होते हैं,
सो इट्स अ लिटिल रफ। ठेले वाले भी लेते हैं आपसे? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ आई थॉट कि ये शॉप्स वाले ले रहे हैं एसेंशियली। नहीं, कराची तो भरा हुआ है ठेले वालों से, और ठेले वाले बहुत लेते हैं। इंटरेस्टिंग। व्हाट अबाउट शॉप्स? सो अगर मैं इस्लामाबाद की बात करूँ, इस्लामाबाद में ठेला कल्चर थोड़ा कम है, पिंडी की तरफ ज़्यादा है, बट यहाँ पर तो आपको ये नहीं, एवरी सेक्टर हैज़ अ सब सेक्टर एंड अ स्मॉल मार्केट, एंड देन वहाँ पे एक आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की शॉप मिल जाएगी। तो उसमें आर यू प्रोवाइडिंग टू दोज शॉप्स एज वेल? एंड उन शॉप्स को डू यू प्रोवाइड 360 डिग्री अक्रॉस द बोर्ड ऑल, या वो कह रहे हैं कि यार ठीक है, मतलब क्योंकि मैं अगर कस्टमर मैं देखूँ, मैं कहूँ यार ठीक है, या तो मुझे सारा दो, या आप मुझे कह रहे हो कि यार तुम ये SKU ला के दे रहे हो, मंडी मुझे तब भी जाना है, लेकिन अब मैं मंडी 4 चीज़ों के लिए जा रहा हूँ, ये क्या ख्वारी है? तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। हम वेजिटेबल्स में इस वक्त, ठीक है, फ्रूट्स हम सीजनल करते हैं, जैसे मैंगो आ गया, वाटरमेलन आ गया, अभी केला कर रहे हैं, सो वो सीजनल रहता है। पर अभी हम प्राइमरली फोकस कर रहे हैं ऑन वेजिटेबल्स, सो अक्रॉस द बोर्ड वेजिटेबल्स। 360 डिग्री कोई वेजिटेबल जो सब मार्केट में अवेलेबल होगी वो आपके पास? नींबू चाहिए, मिर्च चाहिए, शिमला मिर्च चाहिए, बताएं जी, मैं पूरा सब ला के देंगे। एंड ये सारी चीज़ें आप फार्मर से प्रोक्योर कर पा रहे हैं, या दरमियान में कभी कभार आपको होता है कि यार फार्मर से नहीं मिल रही, मंडी से उठा लो? हाँ, तो जब कभी खुदा न ख्वास्ता इस तरह हो जाए कि हमारे प्रोक्योरमेंट में लेट हो जाए या कुछ हो जाए, फिर देन वी डोंट डिसअपॉइंट द कस्टमर, राइट? सो देन वी रन टू द मंडी, अपने फ्रेंड मिस्टर आरती के पास। right. So that way he's still connected to the the ecosystem. The retailers are now active customers, like day in day out वाले customers हैं? तो that's a good thing about them ना, because उनकी तो रोज़ाना की नीड है। वो अनलाइक रिटेल बाज़ार जिनके कस्टमर उनसे हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा मंगवाते हैं, हमारे कस्टमर्स को 7 दफ़ा चाहिए हफ्ते में। वो क्योंकि दिस फ्रेश प्रोड्यूस, उसने आज जो ख़रीदा आज ही निकालना है, कल वो नहीं बचेगा। सो अच्छा, काफ़ी रिपीट होता है। And essentially what's the goal here? So when you're looking at the entire sort of graph, are you looking at कि मैंने number of items sold या volume बढ़ाना है, या मैंने distribution network बढ़ाना है? कि मेरे पास अभी डेट से मैं आपने 100 टन्स का नंबर एक दिया, इसी को मैं डिफरेंटली देखूँ तो मैं कहूँगा यार 1000 रिटेलर ले रहा है मेरे से, तो मैंने इस 1000 को 2000 तक पहुंचाना है। वॉल्यूम्स अप एंड डाउन होती जाएंगी, देखी जाएगी, लेकिन ये कि मैंने 2000 तक पहुंचना है, मैंने 20000 तक पहुंचना है, या आपका प्राइमरी गोल ये है कि यार मुझे बेशक, सो द डिफरेंस इन बोथ विल बी कि यार डू आई गो टू द ठेले वाला और डू आई गो टू द बिगेस्ट रिटेलर इन टाउन, और मैं एज लॉन्ग एज आई कैन गिव इट टू मेट्रो, I can cover 1,000 ठेलास in that one metro. So that should be my focus because the tonnage is much higher. हमारा नॉर्थ स्टार मेट्रिक इज़ एक्चुअली फार्मर लेड। सो हम कहते हैं हम कितने फार्मर्स के साथ ट्रांजैक्ट कर रहे हैं ऑन अ डेली बेसिस। दैट्स आवर नॉर्थ स्टार मेट्रिक, बिकॉज वट वीव लर्नड, इधर भी हमने फैसल जैसे करीम से आए हैं, मेरा मौका का एक्सपीरियंस, दीज कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स आर एक्चुअली लेड बाय द सोर्सिंग, बाय द सप्लाई साइड। आप अपनी वैल्यू चेन के अंदर ना, सप्लाई चेन के अंदर सोर्सिंग डालें, वो बिक जाता है। So we do sell to bigger clients. We do sell to when Airlift was there, we used to sell to Airlift and others. हम बेचते हैं, but only when we have only when you've established these sources from farmers directly, right, you get that demand. So you're essentially saying that I'm not disrupting retailers, B2B retailers. Essentially देखने का स्टाइल है, बात सेम ही है। You're not necessarily saying कि यार मैं तो एक्चुअली जो है ना सप्लायर हूँ उस तरह से, आप मंडी को डिसरप्ट कर रहे हैं। आप कह रहे हैं मंडी हूँ, एंड एज लॉन्ग एज आई एम द बिगेस्ट मंडी इन टाउन, eventually the retailer will come to me because he'll be like, yeah, that's where you get the best supply, that's when you get the best prices and so on. It's that simple. And in terms of the your service offering, is the price standardized? या इस तरह होता है कि जैसे मंडी में होता है ना, उधर नींबू मिल रहा है 120 रुपए का, चलो उधर आगे भी देख लें, शायद किसी और के पास 110 का मिल जाए और बेहतर क्वालिटी मिल जाए, या इज़ इट मोर लाइक कि भाई हमारे जो सॉर्टिंग सेंटर्स हैं, वी आर स्टैंडर्डाइजिंग इट एंड वी आर गिविंग इट to you? Like, is it simplified for the customer? Yeah, very simplified. So we benchmark against the Mandi. So हर रोज़ हमारी prices हम मंडी से उठाते हैं। मंडी में एक रेंज चल रही होती है, good to bad quality, और उस रेंज के अंदर हम रहते हैं, और हमारा for our quality हमारे प्राइस हमेशा कम ही होती है, because we've brought it directly from the farm. So that's our value proposition to the customer. कि देखें जी, आपको मंडी से सस्ता नहीं मिलेगा। अगर आपका ये ख्याल है कि आपको हम वो डिस्काउंट देंगे, वो नहीं होगा। However,
you'll get much more value for your money. एक उसकी quality बेहतर होगी for the same price, and you'll get it delivered to your doorstep. For free, or is there a charge For free. Delivery is on us. Okay, so he is saving that sort of amount. Yeah, absolutely. 300-400 रुपए दिन का तो वो बचा रहा है ना कि absolutely. जो उसकी जो गाड़ी जा रही होती है बिल्कुल absolutely. Interesting. I'm gonna wrap this up. थोड़ा सा जनरली पिक तो मैं 3 घंटे पे कर रहा था पॉडकास्ट, तो पब्लिक ने भी बोला कि कोई दिमाग ख़राब है, पागल है, कोई हमारा लिहाज कर. But also unfortunately I do have to go. But I really wanted to have this conversation ज़्यादा लंबी, but maybe we'll bring you in again. I would love that. मुझे 2-3 चीज़ें बस, I'm gonna just sort of ask you a few of the final thoughts. पहले तो मुझे ये बताएं कि are you profitable or going towards profitability or we're very close to profitability. So when we started off, हमने बहुत focus रखा on our unit economics. Right. So we're literally a couple of months away from full profitability. So that excites us. We've been unit economic positive from day one. Right. So yeah. Makes sense. What's the size of the team right now? We're about 50 odd people in Karachi and Islamabad. This is the tech and management team, or this includes the boots on the ground? So this is most of the office staff, tech वगैरह भी. फिर blue collared workers होते हैं जो warehouse manage कर रहे होते हैं. That'll be about another 60-70 people. ठीक है. And then what about the folks in the जिस आपने कहा farms में और districts? So that's in the 50 that we have, जो the core members of our team. ठीक हो गया. And in terms of funding, I know that the OSI was one of your earlier investors. Who all has invested, if that's public news, and are you going to be looking to raise further? Are you going to sort of wait out अभी एक तरह certain financial crunch चल रहा है? Yeah, the general environment is कि this is no time to raise. If you get money, of course यार बिस्मिल्लाह करें, दरवाजे खुलें, आए मिले हमसे. But generally, what we're trying to do is build towards our full profitability goal, which is right around the corner. Then we want to get into the market and raise another round. Our partners include Sayana Capital, Deosai, MAGM, lots of fine folks, a lot of angels as well. So yeah. Number आपने public किया था, कितना हुआ था? So that's something जो के Because really fundraising, it's just a vanity metric. Yeah. It's an ego thing for the founder. Right. So it distracts. So हमने कहा दफ़ा करो यार. And in terms of, चलें आपके वैसे आपने कहा profitability is a couple of months away, so it's not like कि आपकी health को कोई question mark है. वरना generally I'm asking startups के, क्योंकि I mean Airlift की वजह से एक डर बैठा था जाहिर है. हाँ यार. तो कोई आप लोगों को इस किस्म की कोई टेंशन है कि वो 50 शायद 35 हो जाएं, या 12 महीने तक तो हम ईजी हैं, उसके बाद शायद मसला हो, या आर यू गाइस सॉर्टेड? दैट वे या देखें स्टार्टअप्स ना बस हर रोज़ मौत से लड़ रहे होते हैं. ठीक है. सो आई कांट फॉर श्योर से कि यार बस ये हम जिंदा हैं हमेशा के लिए, ये तो नहीं है. बट द वे थिंग्स आर फॉर राइट नाउ वेरी हेल्दी, अल्हम्दुलिल्लाह, ग्रोइंग ऑन अ पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी. सो happy. In this particular genre, if you were to identify other potential players, not competitors in your own space, but just potential partners, so Farmdar is one of them, right? Like ये सारा agri-tech के अंदर काम कर रहे हैं. Yeah. Do you know of other folks who are also working in agri-tech? Maybe in distribution? Many folks. There's Recult who's been What are they doing? Credit. They provide credit, but they use a lot of satellite imagery, then their own proprietary AI algorithms to identify किसको देना है, किसको नहीं देना. There are lots of folks. फसल पे कर रहे हैं, उनके साथ भी हम. वो भी credit है? It's credit, but in a very interesting way. They enable input providers. So what does that mean? That means कि वो काम करते हैं seed providers, pesticide providers के साथ. वो कहते हैं यार हम आपको farmer के पास लेके जाते हैं. Partner बन, बस वो VC बन जाते हैं farmer का essentially in a way. They're connecting them with the. बस ये नहीं कह रहे कि बस पैसा लो और now go play and be a clown. They're really guiding you through the process as well. They bring in their partners or suppliers. और खुद वो फार्मा फर्टिलाइज़र हैं, तो उनके पास फर्टिलाइज़र कंपनी भी है. अच्छा ये उनकी है. क्या है, फातिमा गोभी वेंचर्स के? नहीं, उनकी नहीं है. फातिमा फर्टिलाइज़र जो कंपनी है ना, फर्टिलाइज़र कंपनी itself. It's a subsidiary of that. Interesting. And then there are multiple folks in the agri sector. जब हम आए, कुछ हमारे competitors भी थे. Some have pivoted out. Others are doing other things. But yeah, so काफ़ी लोग हैं. And
if I were to ask you, how do you see the space, the farming industry, the agriculture industry in Pakistan, overall, holistically, what are your honest to God raw thoughts? कि कैसी है, किस तरफ जा रही है, optimism है या pessimism है या cautious optimism है कि यार problems तो बहुत हैं but solvable हैं और मज़ा आएगा solve करने में. Do you think enough educated people are now beginning to want to try to solve those problems? How do you feel about the entire thing? Yeah, really optimistic. Why? Because agriculture is the backbone of this country. Right. Completely. यही सब कुछ चलाता है. It's also the one sector that has had the least intervention. सबसे कम. तो एक बिल्कुल ओपन है. फिर इसके अंदर जो फार्मर्स हैं उनका भी थोड़ा बहुत शऊर बनता जा रहा है. दे ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इस तरह काम नहीं चल सकता जिस तरह हम पिछले जनरेशन से चला रहे हैं. दे ऑल्सो आर सीइंग दीज न्यू प्लेयर्स. फॉर एग्जाम्पल अस, वो भी बात करते हैं यार ये क्यों, तुम लोग क्यों करते हो. फिर उनको समझ आ रही है कि यार ये इकोसिस्टम बनता जा रहा है. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली डाउन इन सिंध पर्टिकुलरली बहुत पढ़े लिखे लोग इसमें आ रहे हैं, फार्मिंग में आ रहे हैं. वो अपनी ज़मीनें लीज़ कर रहे हैं. उनके पहले भी उनका कोई एग्रीकल्चर का बैकग्राउंड, बैंकर्स एंड पीपल लाइक दैट कमिंग आउट एंड लीजिंग लैंड फॉर देमसेल्व्स कि हम यार ज़रा ग्रो करते हैं, देखते हैं बनाना कैसा ग्रो करता है, क्या होता है. सो आ रहे हैं इसमें बड़े प्रोग्रेसिव लोग आ रहे हैं, बड़ी प्रोग्रेसिव टेक्निक्स आ रही हैं. सो रीजनरेटिव फार्मिंग पे बड़े लोग काम कर रहे हैं. सो आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एग्रीकल्चर जनरली. फिर हमारा एक्सपोर्ट बहुत कुछ होता है. बहुत एग्रीकल्चर हमारा एक्चुअली एक्सपोर्ट हो रहा है. काफ़ी आपके रेमिटेंसेस इधर, मतलब एक्सपोर्ट का जो फॉरेक्स इधर से आ रहा है. राइट. सो इसमें मतलब this thing runs your economy. Do you think you can be a potential player and partner in that export economy as well? We do exports. We've exported to Dubai, to Sri Lanka. So हम तो बड़े regularly करते हैं. But हम अपने license से करते हैं. By the way, we also have an. You have your own license. We got an export license because हम जब ये करने लगे तो हमने कहा यार ये we're leaving money on the table. We're letting others एक्सपोर्ट, तो उसमें तो कोई मज़ा नहीं है. फिर हम खुद अपना कंटेनर बना के वहाँ दुबई में बैठ के मंडियों में, दुबई की मंडी में बेचा है. अच्छा. और हमने वहाँ पे अपना प्रॉपर चला लिया. सो वी डू एक्सपोर्ट्स. And how is that experience? I mean, is that an area that you'd like to grow in? Yeah, we're doing it regularly now. Acha. So it was an attempt to understand the export market. And we realized that we can play because we go to the same source site, we go to the same farmers, we pick up the produce from them, we grade it ourselves, we pack it ourselves. तो फिर अगर रिटेल को बेचना है या फूड पैंडा को बेचना है या फिर दुबई की मार्केट में बेचना है. और ये प्रॉब्लम सॉल्व है कि किस तरह पैक करके किस तरह उसको किश्ती में कितना टाइम लगता है कराची से दुबई पहुंचने में. जहाज़ को तो 1 दिन 2 लगते हैं, लेकिन जब आप समझे दीपालपुर से ख़रीदते हैं तो उस ट्रक को पहले आपके कराची में कस्टम्स में आना होता है, क्लियरेंस लेनी होती है, उसमें लग जाते हैं 3-4 दिन. रेफ्रिजरेटेड होते हैं. अच्छा. रेफ्रिजरेटेड कंटेनर्स होते हैं. क्योंकि वो एक्सपोर्ट है तो वहाँ पे वो आपका मार्जिन है, वो बेहतर मार्जिन है. राइट. तो फिर आप शिपिंग कर सकते हैं आप. सो जब आपने एक्सपोर्ट करना है तो फिर आपको पता है कि यार मैं ये वाला माल फार्मर से ही मैं एक्सपोर्ट वाला उठा रहा हूँ. और फिर मैं उसको वहीं से रेफ्रिजरेटेड रखूँगा, मैं उसको किश्ती में भी रेफ्रिजरेटेड डालूंगा, मैं वहाँ मंडी तक रेफ्रिजरेट करूँगा और फिर मैं जाके उसको बेच दूँगा. एब्सोल्युटली. इसको रीफर कहते हैं. वो फार्म पे हम पहुँचाते हैं. मतलब प्रोसेसिंग फैक्ट्री होती है, पोटैटो प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे होता है. फिर आपकी ग्रीन वेजीज बाय एयर जा रही होती हैं. अच्छा. हाँ. सो या देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट. बेचारा किसान पाकिस्तान का इस मुल्क को चला रहा है. अच्छा. एंड यू थिंक द क्वालिटी दैट यू आर सेंडिंग टू दुबई फॉर एग्जांपल, जाहिर है वो तो ग्लोबल मार्केट है, वो रीजनल मार्केट है, वहाँ इंडिया भी भेज रहा होगा, श्रीलंका भी भेज रहा होगा. हमारी क्वालिटी कैसी है? वन ऑफ द बेस्ट. अच्छा. हाँ. GCC में ओवरऑल हम लोग बड़े माने जाते हैं. हमारी मार्केट इंडिया ने बहुत खाई है. And there's a lot that the government can do to help, young setups or whatever, exporters and all, कि हम लोग उसको कैप्चर करें इस GCC में हम और करें. एंड डू यू थिंक जो आपने सीखा है इन रिक्वायरमेंट्स फॉर दैट एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट का जो क्लाइंट होगा उसकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, इज़ देयर एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू शेयर दैट? एक तो ये होता है ना कि यार जो है मेरे पास वो मैं बेच रहा हूँ और देयर इज़ नो फीडबैक. या मुझे नज़र आता है जिस तरह अगेन आई वाज टॉकिंग टू, हु वाज आई स्पीकिंग टू? आई थिंक आई वाज स्पीकिंग टू फार्मदार.
and he spoke a lot about yes, it was Farmdar. He spoke a lot about mangoes and how mangoes are packed, and उसके मतलब हमारे यहाँ जिस तरह मैंगो आता है वो हालांकि बड़ा अच्छा मैंगो होता है लेकिन वो रैंडम होता है, उसके साइजेस रैंडम होते हैं, सो एक्सपोर्ट के लिए वो इट डजंट मेक द कट. And why? Because we don't have the right relevant knowledge that we're giving to the farmer. So farmer randomly चीज़ों को उठा रहा है, randomly डाल रहा है, वो गंदी पेटियों में डाल के बस वो फेंक रहा है आगे. Was that your experience? And if so, are you beginning to work with the farmers to share that knowledge? Because again, the farmer makes more money, you make more money, we make more dollars in Pakistan. So the responsibility for packing, for sorting should fall with somebody else. Farmer के पास वो facility नहीं है, वो मशीनें नहीं है, वो packing नहीं है, उससे expect करना गलत होगा. लेकिन farmer को ये बिल्कुल पता है कि किस किस्म का आलू will pass the test. सो उसके साथ हम बिल्कुल काम करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल पोटैटो पे अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र लग जाए तो उसके ऊपर डॉट्स आ जाते हैं और वो नहीं बिकता, वो नहीं एक्सेप्टेबल. वो अपनी पोर्ट पे, और अगर अपने पोर्ट में नहीं तो दुबई की पोर्ट पे उसको रोक दिया जाएगा, वेस्ट कर दिया जाएगा, आपकी पूरी शिपमेंट ज़ाया हो जाएगी. सो यू वर्क विद द फार्मर, यू से यार देखो हम तो लेके जा रहे हैं ना इसको, अब आओ ना काम करते हैं, तुम अपने फर्टिलाइज़र के इनपुट को कंट्रोल करो. And if you are able to do that, we'll buy the entire produce from you at a better rate and ship it out from your farm all the way to Dubai. So now they're working with us. And that has been like वो ready हैं काम करने के लिए. They're listening to you and they're able to. Yeah. And it's a matter of pride for them ना यार कि मेरा आलू गया दुबई. Do you think you're still at the early adopter phase in terms of the farmers? Or do you think now farmers are beginning to come, एक को देखा दूसरे को देखा तीसरे, उसको समझ आ गई है, उसको नज़र आ रहा है कुछ हो रहा है, खलबली मची हुई है, तो हमें आप लोगों के साथ काम करना है. या डेफिनेटली वो टिपिंग पॉइंट के करीब ही कहीं हैं हम लोग. आई वुड से कि अभी हमने क्रॉस नहीं किया वो टिपिंग पॉइंट. आते हैं अब तो सारे फार्मर्स इसी तरह आते हैं कि यार आपने उससे लिया था, मैं भी ये काम करता हूँ, मुझे बताएं, सब कुछ डेफिनेटली हो रहा है. बट नॉट एट द पेस एंड स्केल दैट आई वुड से कि हाँ भाई अब तो हम बैठ जाएँ ऑफिस में और ख़ुद ही कोई क्वेरीज आएंगी, रिक्वेस्ट्स आएंगी कि उठा लें जी. ऐसा भी नहीं है. एंड इन टर्म्स ऑफ द फार्मर्स हु रीच आउट टू यू, सो दो किस्म के फार्मर्स होते हैं. एक तो फार्मर है जो ज़मीन पे काम कर रहा है. बहुत सारे लोग हैं, लैंड होल्डिंग्स हैं उनकी. इस्लामाबाद में मैं माशाल्लाह से आप इस्लामाबाद में रहते हैं, बहुत सारे लोग, एवरीबडी इज सेटलर राइट, देयर इज नो इस्लामाबाद, एंड एवरी सेटलर हैज़ अ ज़मीन समवेयर. तो वो हमेशा मुझे वो कभी आम, इस बार तो सीज़न में आम की 50 पेटियाँ आई थी मेरे पास. इतनी तो मेरे पास भी नहीं है यार, मैंने तो बेचे हैं आम यार. नहीं मेरे पास माशाल्लाह इस बार बड़ा अच्छा मज़ा आया, बहुत बड़े कमाल के आम थे वैसे. बट इसी के साथ साथ लाइक डिफरेंट गंदम आ जाती है, आड़ू आ जाता है, पीपल हैव डिफरेंट वो. जो लैंड होल्डिंग ज़्यादातर वो लोग हैं इनकी ज़मीनों पे लग रहा है, फार्मर ठेका लगा हुआ है और वो जो है वो एक सर्टन अमाउंट इनको भेज देता है, ये आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो आपको रीच आउट फार्मर कर रहा है या आपको ठेके वाले लोग भी कर रहे हैं या आपको ज़मींदार भी कर रहे हैं बेसिकली कि यार ठीक है मेरी ज़मीन मेरे 100 एकड़ को 4 में डिवाइड किया हुआ है, मैं तुम्हारे से डील करता हूँ, एंड देन आई गो टेल माय फार्मर के लिसन लाइक ऑल ऑफ यू stop going to the आरती, sell it to this guy. I think it's surprising. We've had more luck with the farmer himself. एक तो शायद हमारी on ground teams हैं तो we're so connected to farmers, we're speaking to them every day, तो शायद उसकी वजह से. और दूसरा I don't want to stereotype, लेकिन some of the ज़मींदार जिनके से हमारी land owners जिनसे बात हुई है वो कहते हैं यार इतने कम्प्लेक्सिटी में नहीं यार, मतलब बस सही है ना, वो हमारा फार्मर खुद ही बेच देता है, मंडी में बेच देता है. वो they don't want to get into it. The idea for them farmland is like यार no passive income. हाँ, no cup income है, मैं क्यों इस cup में. Absolutely. तो हमारा ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. आई एम श्योर बहुत प्रोग्रेसिव लार्ज फार्म होल्डर्स होंगे, लैंड ओनर्स होंगे, अभी वास्ता नहीं पड़ा इतना. Makes sense. Mustafa bhai, I'm going to wrap this up. We're at the 1 hour 22 minute mark. But thank you so much for coming in and sharing all that insight. And I'm very excited about what you guys are doing. Thank you. Honestly, अगर मैं जनरली ना पाकिस्तान में और अपनी पॉडकास्ट के ऊपर भी सर्टन लोग होते हैं जिनको मैं आखिर में हमेशा एक बात करता हूँ. डॉक्टर्स हो गए, टीचर्स हो गए, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, जाहिर है वो उसमें करप्ट लोग भी होते हैं बट बहुत से लोग अच्छा काम कर रहे होते हैं. तो उनको मैं हमेशा आखिर में आकर ज़रूर ये कहता हूँ कि थैंक यू फॉर योर सर्विस.
आई थिंक जो एग्रीकल्चर के उसमें कर रहे हैं दोज आर इन द सेम कैटेगरी एंड सो मुस्तफा भाई थैंक यू फॉर योर सर्विस एंड आई होप दैट यू आर एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम बिकॉज ये हर बंदे का मसला है ना, इसमें कोई गरीब अमीर नहीं है, इसमें वो नहीं है, खाना जो है वो एक बेसिक चीज़ है, एक बेसिक नेसेसिटी है. अनफॉर्चुनेटली आज भी हम मेल नरिश्ड चिल्ड्रन की बात सुनते हैं, आज भी हम वो करते हैं, फूड इनसिक्योरिटी की बात करते हैं. फॉर अ कंट्री जिसका जीना मरना एग्रीकल्चर के ऊपर, आई फील लाइक दैट्स अ प्रॉब्लम दैट वी शुड हैव सॉल्व्ड लाइक 30 years ago. But I'm glad that educated Stanford graduated folks are now doing that. So I wish you good luck and I'm excited to see where EasyFresh goes here on forth. I'm going to ask you one last question I ask all of my guests. How do you see Pakistan 28 years from now? In 2050 you've been to the US for your education. I'm sure आपने बाकी भी आगे पीछे घूमा फिरा होगा. You had a very detailed experience corporate sector में भी, startup में भी. अब आप फार्मा के साथ काम कर रहे हैं तो आप बड़ा पाकिस्तान को गहराई से देख रहे हैं, अंदर से देख रहे हैं. हम तो KLI वाले लोग जो हैं वो बस हमारे लिए तो एक अपना शहर ही होता था, but really the veins and the arteries are in the agriculture land in Pakistan, right? And so how do you see having interacted with all these different stakeholders, Pakistan 28 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen over your life? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मरहले पे मोड़ पे खड़ा है, हमेशा ये सुनते आए हैं. यार द ट्रूथ ऑफ द मैटर इज़ एज अ नेशन वी आर वेरी रिजिलियंट, वी मूव ऑन, वी हैव बीन प्रोग्रेसिंग. दिस इज़ इन द सेम पाकिस्तान दैट वाज 10 years ago or 10 years before that. We've progressed and that's true for generally human civilization, for all countries. Everyone's moving forward. Pakistan will do very well in 20-22 years. Will the rate or the pace of growth be equivalent of, let's say, regional players and all? That's something that worries me for sure. There's a lot that we can do. Whether you would call it a political problem or just overall social problem. The very good thing is a lot of folks are taking responsibility. ये वो ज़माने नहीं रहे कि हमें गवर्नमेंट की जॉब चाहिए, वही करेंगे और कुछ नहीं करेंगे और उधर से तब्दीली लेके आएंगे या जो भी. अब आ रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स, आ रहे हैं, बिजनेसेस खुल रहे हैं, लोग फार्मिंग में जा रहे हैं, लोग ट्रकिंग की कंपनीज खोल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं. ऑल ऑफ दिस इज़ गोइंग टू टेक द कंट्री फॉरवर्ड. सो आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट पाकिस्तान. इट्स और जनरली आर मेट्रिक्स आर ब्यूटिफुल. यंग पॉपुलेशन, अच्छी खासी टेक एडॉप्शन है हमारी, पढ़े लिखे हैं जो बच्चे आ रहे हैं, उनके साथ जब हम काम करते हैं पता चलता है यार देयर माइंड्स वर्क, देयर वेरी वेरी टैलेंटेड. सो वेरी ऑप्टिमिस्टिक. पाकिस्तान इन 20-22 years अगर हम जिंदा रहे तो वील बी एंजॉइंग इट. लेकिन तब भी हम एक नाजुक मोड़ पे खड़े होंगे. Understandably, sir. Thank you so much. I hope inshallah we can see that Pakistan that is much more progressive and much more enjoyable. I think that's a word that I never really sort of put together with Pakistan, right? But I hope that we will be able to see that. Thank you so much, Mustafa bhai, for coming in and sharing all that insight. For all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो अपने दोस्तों यारों के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक हमारी कन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके आप TBT कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशंस भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. यहाँ पर कहीं पर इजी पैसा जैज़ का इशारा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग from 1 rupee to as much as you'd like. It's the thought that counts. इसी के साथ we're planning something very very exciting for the season 4 of Thought Behind Things that is scheduled to begin on the 15th of January 2023. And if you're from an agency or a brand or are interested in working on a partnered segment which we're going to be launching very very soon, do reach out to us. The email address is on our channel. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching and I'll see you in the next one.